मार्शल पीक मार्शल शिखर एपिसोड नंबर 981। रेड हार्ट गुप्त स्वरूप। साइड रूम में सुगंधित बिस्तर पर यादव रवीना रानी स्तब्ध थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने उन पर कोई चाल नहीं चली, लेकिन कोमलता और मिठास से भरे उन शब्दों ने उन्हें अपने शरीर और मन की रक्षा कवच को छोड़ने दिया। उनका पूरा शरीर बादलों में तैरने जैसा था, हवा के साथ ऊपर और नीचे तैर रहा था। उनका नाजुक शरीर अनजाने में मुड़ गया और उनके गले से एक दबी हुई कराह निकली। उनकी सुंदर आंखें धुंधली थीं और उनकी आंखें अव्यवस्थित थीं। उनका सुंदर चेहरा महान संतुष्टि से भरा हुआ था। त्रिपाठी जीवक्ति ने झुककर उनकी आंखों, उनकी छोटी नाक को चुंबन किया। उनकी गतिविधियां बहुत सावधानी वाली थी, जैसे कि वह कला के सबसे उत्कृष्ट टुकड़े का इलाज कर रहे हों। उन्होंने कोई अत्यधिक गतिविधि नहीं की। उन्होंने अपना सिर मोड़ लिया और उनके छोटे और नाजुक कान के लोब खून की तरह लाल थे। उन्होंने कांपती आवाज में फुसफुसाया, जूनियर भाई, तुम्हारे जाने से पहले मेरे रूप को याद रखना, ठीक है? त्रिपाठी जीवक्ति चौंक गए और फिर धीरे से सिर हिलाया। यादव रवीना रानी से मिलने के बाद से 10 साल से अधिक समय बीत चुका था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी छोटी वरिष्ठ बहन का सच्चा रूप नहीं देखा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब या कहाँ, उनकी छोटी वरिष्ठ बहन हमेशा एक पतले घूंघट से अपना चेहरा ढककर रखती थी, ताकि कोई भी उनका सच्चा रूप न देख सके। शुरुआत में त्रिपाठी जीवक्ति बहुत उत्सुक थे कि उनका रूप किस तरह का था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, त्रिपाठी जीवक्ति को कोई परवाह नहीं थी। चाहे उनका रूप कितना भी विनाशकारी रूप से सुंदर क्यों न हो, उनकी छोटी वरिष्ठ बहन हमेशा उनकी छोटी वरिष्ठ बहन रहेगी और कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता था। उनके पास दुनिया की सबसे शुद्ध सुंदर आंखों की जोड़ी थी और वह पर्याप्त था। अप्रत्याशित रूप से उनके जाने से पहले यादव रवीना रानी ने पहल की और पूछा, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति स्वाभाविक रूप से इनकार नहीं करेंगे? ये कहते हुए यादव रवीना रानी ने अपना चेहरा ढकने वाले घूंघट को हटाने की पहल की। खिड़की से एक ठंडी हवा चली, जिसने घूंघट को बिस्तर के दूसरी तरफ उड़ा दिया। यादव रवीना रानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और घबराकर अपना सिर सीधा कर लिया, ताकि उनका चेहरा त्रिपाठी जीवक्ति की टकटकी के सामने खुला हो जाए। त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें ध्यान से देखा और उनका शरीर अचानक हिल गया और उनकी आंखों के माध्यम से आश्चर्य का एक निशान चमक गया। भले ही वह मानसिक रूप से तैयार थे, जिस पल उन्होंने यादव रवीना रानी का चेहरा देखा, वह अपना संतुलन खो बैठे। छोटी वरिष्ठ बहन का रूप सबसे सुंदर नहीं था जो त्रिपाठी जीवक्ति ने कभी देखा था। चाहे वह पाटिल सुमित्रा हो या देसाई सौंदर्या रानी, वे सभी तुलनीय थीं, लेकिन उनका अपना एक अद्वितीय स्वभाव था। बस पाटिल सुमित्रा की ठंडक और देसाई सौंदर्या रानी के मोहक आकर्षण की तरह छोटी वरिष्ठ बहन का एक शुद्ध और पवित्र स्वभाव था। यह ऐसा था जैसे जीवन के 20 से अधिक सालों ने उन पर एक भी निशान नहीं छोड़ा था। उनकी एक नाजुक नाक, गुलाबी गाल और नाजुक होंठ थे। उनका चेहरा बिना किसी मेकअप के पूरी तरह से लाल था और उनकी त्वचा बर्फ की तरह कोमल और सफेद थी। वह अधिकांश सुंदरियों से अलग नहीं थी। उनके शरीर का हर हिस्सा उत्कृष्ट और त्रुटिहीन था। हालांकि जब इन नाजुक और त्रुटिहीन शरीर के हिस्सों को एक साथ रखा गया, तो एक अप्रत्याशित बदलाव हुआ। उनका पवित्र और मासूम स्वभाव आपस में जुड़ गया, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति को महसूस हुआ कि वह विस्मयकारी और अखंडनीय थी, लेकिन दुनियावी मामलों से भी अज्ञान और अनजान थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने इतने सालों से दूर दूर तक यात्रा की थी और अनगिनत सुंदर महिलाओं को देखा था, लेकिन वह कभी भी यादव रवीना रानी जैसी महिला से नहीं मिले थे, जिसने उन्हें इतना मजबूत दृश्य प्रभाव दिया। जिस पल उन्होंने उनका चेहरा देखा, त्रिपाठी जीवक्ति के दिल में एक अदम्य आवेग उमड़ पड़ा। उन्होंने चाहत की कि वह यादव रवीना रानी को कसकर गले लगा सके, उन्हें अपने शरीर में रगड़ सके, उन्हें अपने साथ ले जा सके और उन्हें कभी भी उन्हें छोड़ने न दें। इस विचार के साथ त्रिपाठी जीवक्ति ने जल्दी से एक गहरी सांस ली, धड़कन को दबाया और उनके चेहरे पर एक संदिग्ध झलक दिखाई दी। वह आत्मनियंत्रण के बिना एक व्यक्ति नहीं थे। इसके विपरीत वह एक आदमी थे जो खुद को रोक सकते थे और अपनी कार्रवाइयों को रोक सकते थे। वह काफी आत्मनियंत्रण वाले एक आदमी थे। उन्हें अभी भी वह विचार था। त्रिपाठी जीवक्ति को नहीं पता था कि अन्य पुरुषों की क्या प्रतिक्रिया होगी अगर वे यादव रवीना रानी का चेहरा देखते। स्वामी ने मुझे बहुत पहले बताया था कि मैं आसानी से अपना चेहरा प्रकट न करूं, इसलिए मैं पिछले कुछ सालों से एक घूंघट पहन रही हूं, यादव रवीना रानी ने धीरे से समझाया। त्रिपाठी जीवक्ति की जलती हुई टकटकी के तहत वह शर्मिंदा लगती थी और उनके गाल लाल हो गए। कोषाध्यक्ष उपाध्याय अनीश पाल सही है। त्रिपाठी जीवक्ति ने जोर से सिर हिलाया। यादव रवीना रानी के बालों के साथ छेड़छाड़ करते हुए और उनके ऊपर अपने शरीर का आधा हिस्सा झुकाते हुए उन्होंने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि ज्यादातर पुरुषों के 2 विचार होंगे जब वे तुम्हें देखेंगे। क्या 2 विचार? यादव रवीना रानी अत्यंत शर्मीली थी, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सकी और मदद नहीं कर सकी, लेकिन पूछा, रक्षा करना या उल्लंघन करना? उनकी भोली मासूमियत की रक्षा करना और उनकी विस्मयकारी पवित्रता का उल्लंघन करना हर आदमी को महान उपलब्धि की भावना देगा। आपसी विरोधी विचारों का संयोजन यादव रवीना रानी को बहुत अधिक अनावश्यक परेशानी लाएगा। तुम्हारा क्या, जूनियर भाई? यादव रवीना रानी ने अचानक अपना साहस जुटाया और सीधे त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखा, अपने प्यारे के सच्चे विचारों को पूछते हुए। उन्हें इसकी बहुत परवाह थी। उन्हें अन्य लोगों के विचारों की परवाह नहीं थी,
लेकिन वह त्रिपाठी जीवप्ती के विचारों को सुनना चाहती थी। मैं त्रिपाठी जीवप्ती दुष्टता से मुस्कुराए, जूनियर भाई भी अधिकांश पुरुषों का एक हिस्सा है। जैसे ही उन्होंने बात की, वह झुक गए और अपनी वरिष्ठ बहन के लाल होठों को चुंबन किया। ओह! यादव रवीना रानी का नाजुक शरीर अचानक तंग हो गया। उनकी सुंदर आंखें एक पल में चौड़ी हो गईं, जैसे कि उन पर एक आत्मा ने हमला किया हो जो उनके मन को नष्ट कर सके। एक पल में उन्होंने अपने शरीर की पहल खो दी, चलने या बोलने में असमर्थ थी। लेकिन वह महान खुशी और संतुष्टि में लिपटी हुई थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और इस मादक पल का आनंद लिया जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रही थी। उनका दिल एक युद्ध ड्रम की तरह हिंसक रूप से धड़क रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें धीरे से चुंबन किया। उनका बड़ा हाथ अपनी वरिष्ठ बहन के पोशाक में पहुंच गया और उनके गोल सीने को ढाक लिया। धीरे से अपनी हथेली में नाजुक जैद मोतियों के साथ खेलते और मालिश करते हुए, उनसे आने वाली अद्भुत लोच और ज्वलंत गर्मी को महसूस करते हुए, वरिष्ठ बहन की सांस अधिक भारी हो गई और उन्होंने अपने सीने पर एक हल्का झुनझुनी दर्द महसूस किया। ये त्रिपाठी जीवप्ती के हाथों पर मोटे कैलिस थे जो उनकी कोमल त्वचा के विरुद्ध रगड़ रहे थे। हल्की झुनझुनी ने न केवल उन्हें कोई असुविधा महसूस नहीं कराई, बल्कि इसके बजाय उनकी नसों और आत्मा को उत्तेजित किया, जिससे उन्हें बहुत आरामदायक महसूस हुआ। वह मदद नहीं कर सकी लेकिन चाहती थी कि समय इस पल में रुक जाए और कभी प्रवाहित न हो। एस्टरस चीला, एस्टरस। उनके कपड़े खुले थे और यादव रवीना रानी का कोमल शरीर थोड़ा कांप उठा। कितनी बार वह त्रिपाठी जीवप्ती और पाटिल सुमित्रा के बगल में सोई थी, इसलिए वह लंबे समय से इन शर्मनाक चीजों से जागरूक थी। जिस पल उनके कपड़े खुले थे, उन्हें पता था कि उनके साथ क्या होगा। उनके कपड़े अव्यवस्थित थे और उनकी सांस तेज थी। चांदनी के तहत वरिष्ठ बहन का नाजुक शरीर चीनी मिट्टी की तरह एक सुंदर चमक के साथ चमक उठा। त्रिपाठी जीवप्ती जल्दी में नहीं थी कि कार्य करें, ध्यान से उनकी जांच करें, सब कुछ अपने दिमाग में अंकित करें और इसे अपनी आत्मा की गहराइयों में उकेर दें। उन्होंने यादव रवीना रानी के दिल की धड़कनों को चुंबन और सहलाना जारी रखा। वह अपनी वरिष्ठ बहन के लिए सबसे सही और अविस्मरणीय रात छोड़ना चाहते थे। उनके आस्त प्रस्थान के साथ ये एकमात्र चीज थी जो वह कर सकते थे, इसलिए वह कोई अफसोस नहीं छोड़ना चाहते थे। चादरें धीरे धीरे गीली हो गईं। छोटी वरिष्ठ बहन में अब स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता नहीं थी। उनका मुंह अनजाने में बुदबुदाया और उनका नाजुक शरीर मुड़ गया, एक अजीब आवाज निकालता हुआ। उनके पूरे शरीर पर त्वचा एक अजीब लाल रोशनी के साथ चमक उठी। त्रिपाठी जीवप्ती अपने घोड़े पर चढ़ गए, अपना भाला उठाया और आरोप लगाना शुरू कर दिया। उनकी गतिविधियां कोमल और नर्म थीं। पूरा पवित्र स्वामी न्यायालय बसंत में घिरा हुआ लगता था, जिससे सूखे पेड़ फिर से जीवित हो गए और फूल खिल गए। पवित्र स्वामी न्यायालय के बाहर एक सुंदर आकृति चुपचाप खड़ी थी। उसकी सुंदर आंखें एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ आगे घूर रही थी। एक और सुंदर आकृति धीरे धीरे चलकर आई। आनलिंग एर एक लालटेन लेकर उसके पास पहुंची बिना उसके ध्यान दिए। ये तब तक नहीं था जब तक आनलिंग एर ने हल्के से खांसा कि वह अचानक जाग गई। उसका कोमल शरीर एक भयभीत खरगोश की तरह कांप रहा था और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। लेडी शर्मा सपना कुमारी, आप इतनी देर से आराम क्यों नहीं कर रही हैं? आनलिंग एर ने शर्मा सपना कुमारी को संदेह से देखा। यह नहीं जानती थी कि वह यहाँ क्यों खड़ी थी। हाँ, मैं आराम करने जा रही हूँ। शर्मा सपना कुमारी ने पवित्र स्वामी न्यायालय की दिशा में एक झलक डाली और जल्दी से जवाब दिया। क्या आप पवित्र स्वामी के लिए कुछ ढूंढ रही हैं? आनलिंग एर ने कुछ सुराग देखे और समझते हुए मुस्कुराए। अगर आपको उनसे कुछ कहना है तो बस अंदर जाओ। आप कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, उन्हें अभी तक आराम नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, शर्मा सपना कुमारी ने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। मुझे उनसे कुछ नहीं कहना है, मैं बस तारे देखने आई थी। तारे देखने? आनलिंग एर ने आसमान की ओर देखा और हंस दी। आज रात चांद चमकीला है, ज्यादा तारे नहीं लगते। शर्मा सपना कुमारी अचानक शर्मा गई। पवित्र स्वामी शायद कल चले जाएंगे और हमें नहीं पता कि वह कब वापस आएंगे। अगर हम आज रात यह अवसर चूक जाते हैं तो हमें नहीं पता कि हमें कितना इंतजार करना होगा। आपको क्या लगता है, लेडी शर्मा सपना कुमारी? आनलिंग एर शर्मा सपना कुमारी के विचारों को समझती थी, लगता था, और मदद नहीं कर सकी लेकिन उन्हें मनाया। मैं वास्तव में उन्हें देखने नहीं आई थी। शर्मा सपना कुमारी शर्मिंदा लग रही थी। आनलिंग एर ने सार्थक रूप से मुस्कुराना जारी रखा और कुछ कहने ही वाली थी कि उन्होंने अचानक एक अजीब आवाज सुनी जिससे उनकी भान सिकुड़ गई क्योंकि उन्होंने ध्यान से सुना। शर्मा सपना कुमारी ने भी ध्यान दिया और तुरंत बैठ गई। उनके कान ऊपर उठे थे। एक पल बाद दोनों महिलाओं के चेहरे लाल हो गए क्योंकि उन्होंने एक दूसरे पर एक झलक डाली। दोनों बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। आनलिंग एर ने हल्के से खांसा। चूंकि कुछ नहीं करना है, मैं लेडी शर्मा सपना कुमारी के साथ तारे देखने जाऊंगी। वह पवित्र स्वामी न्यायालय में वापस जाने के लिए बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए वह बैठ गई और आसमान की ओर देखने का ढोंग किया। शर्मा सपना कुमारी ने सिर हिलाया और उनके बगल में बैठ गई। उन दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उनके दिल हिंसक रूप से धड़क रहे थे। ज्यादा दूर नहीं, अजीब आवाजें उनके कानों में शैतानी आवाजों की तरह बह रही थीं, जिससे उनके शरीर असुविधाजनक हो गए। उन्होंने मदद नहीं कर सकी लेकिन अपने पैरों को एक साथ दबा दिया और उनका नाजुक शरीर तंग हो गया। हाँ, आसमान बहुत अच्छा है, आनलिंग एर ने कहा। हाँ,
शर्मा सपना कुमारी ने धीरे से सिर हिलाया और अन्योन्यस्क रूप से सहमत हो गई। दूसरी तरफ की आवाजें और गतिविधियां जोर से होती लगती थी। दोनों महिलाओं ने अपने पेट के निचले हिस्से में एक गर्म धारा लुढ़कती हुई महसूस की। जब रात की हवा चली तो उनके पैरों के बीच का क्षेत्र अप्रत्याशित रूप से ठंडा और असुविधाजनक था। ये कीचड़ का एक पैच था। उस ठंडी भावना ने उन्हें और भी अधिक संवेदनशील महसूस कराया। मैं वास्तव में बता नहीं सकती थी, आन लिंग एर ने एक वाक्पटु अभिव्यक्ति के साथ कहा। क्या नहीं बता सकती थी? शर्मा सपना कुमारी ने मुड़कर पूछा। इतनी शांत लड़की, वह अब इतनी पागल कैसे हो सकती है? हाँ, शर्मा सपना कुमारी को नहीं पता था कि क्या कहना है। क्या तुम अंदर नहीं जा रही हो? आन लिंग ए ने अपने लाल होंठ काटे और अचानक कहा, अब अंदर जाने का एक अच्छा समय है, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। शर्मा सपना कुमारी चौंक गई और शर्मिंदगी से शर्मा गई। मैं कैसे कर सकती हूँ? शर्मिंदा होने के लिए क्या है? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अभी दौड़कर अंदर जाती और उसे एक सबक सिखाती। आन लिंग एर ने आग्रह किया, दुनिया को जलते हुए देखना चाहती थी। नहीं, शर्मा सपना कुमारी ने अपने हाथ हिलाए, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 982, रॉकेट विदाई और तारामंडल की यात्रा। ऐसा करना दूसरों के प्यार के लिए भीख मांगने के समान होगा। शर्मा सपना कुमारी खुद को ऐसा कुछ करने के लिए नहीं ला सकी। डरो मत, मैं तुम्हारा समर्थन करती हूँ। अगर तुम ये गांव चूक जाती हो तो तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आन लिंग एर ने उन्हें लुभाना जारी रखा। शर्मा सपना कुमारी उनके शब्दों से प्रेरित लगती थी, लेकिन एक पल के लिए ध्यान से सोचने के बाद उन्होंने अचानक सिर हिलाया और खड़ी हो गई। उनके वापस आने का इंतजार करो, अगली बार जब वह वापस आएंगे मैं उन्हें फिर से नहीं जाने दूंगी। शुभ रात्रि बहन आन, मैं पहले आराम करने जाऊंगी। अरे जाओ मत, मैं अकेली रहूंगी। आन लिंग एर ने अपना हाथ उठाया और पुकारा, लेकिन शर्मा सपना कुमारी जल्द ही गायब हो गई। अगले दिन त्रिपाठी जीवप्ती और यादव रवीना रानी एक साथ पवित्र स्वामी न्यायालय से बाहर निकले। पवित्र स्वामी न्यायालय के बाहर लोगों की एक घनी भीड़ थी, जिसमें महान कुरु राजवंश से विभिन्न बलों के नेता, त्रिपाठी परिवार के भाई और बुजुर्ग, पवित्र भूमि के बुजुर्ग, प्राचीन राक्षस कुल के कई महान कमांडर, 20 to 30 संत कोटि के रसायन विद्वान, आसमान की रखवाली के वृद्धक ली रुई और झाई याओ शामिल थे। वे सभी त्रिपाठी जीवप्ती के दिखाई देने का इंतजार कर रहे थे लगते थे। उन्हें बाहर आते देखकर उन सभी ने उनकी ओर सार्थक झलक डाली। यादव रवीना रानी शर्मा गई और मदद नहीं कर सकी, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती के पीछे सिकुड़ गई। उनके चलने का तरीका कुछ अस्वाभाविक था। कोई भी देख सकता था कि यादव रवीना रानी इस पल में चमक रही थी, पहले से कहीं अधिक सुंदर, जैसे कि उन्हें किसी चीज से पोषण मिला हो। वे सभी अनुभवी थे, इसलिए वे इससे अच्छी तरह से वाकिफ थे। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे और अपने हाथ जोड़े, आप सभी यहाँ कैसे आए? तुम्हें विदा करने के लिए। लीलाओ आगे बढ़े, तुम आज जा रहे हो, है ना? हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। आप सभी का बहुत धन्यवाद। बहुत अधिक कहने की जरूरत नहीं है, रास्ते पर सावधान रहना। अगर चीजें दक्षिण में जाती हैं तो जितनी जल्दी हो सके वापस आना। लीलाओ ने संक्षेप में कहा। मैं इसे ध्यान में रखूंगा, त्रिपाठी जीवप्ती ने गंभीरता से जवाब दिया। चौथे स्वामी त्रिपाठी और उनकी पत्नी भी ऊपर आए। पाठक देवकली के चेहरे पर अनिच्छा की एक झलक थी, क्योंकि उन्होंने बार बार त्रिपाठी जीवप्ती को याद दिलाया, बच्चे तुम्हें सुरक्षित रूप से वापस आना चाहिए। यादव रवीना रानी किसी और से ज्यादा नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ हो। उपाध्याय अनीश पाल ने अपनी आवाज कम की और त्रिपाठी जीवप्ती के कान में फुसफुसाया। मुझे पता है, त्रिपाठी जीवप्ती ने एक गंभीर चेहरे के साथ वादा किया, मैं छोटी वरिष्ठ बहन को दुखी नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम ये कर सकते हो। उपाध्याय अनीश पाल ने एक गहरी सांस ली। एक के बाद एक परिचित लोगों को अलविदा कहते हुए और उनके लिए उनकी चिंता सुनते हुए त्रिपाठी जीवप्ती अंदर और बाहर गर्म महसूस कर रहे थे। पवित्र भूमि के बुजुर्गों के साथ कुछ और शब्दों का आदान प्रदान करने और वीरसेन राणा और अन्य को अलविदा कहने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने सब कुछ व्यवस्थित किया, इससे पहले कि उन्होंने अपनी छोटी वरिष्ठ बहन के माथे को चुंबन किया और उनके कान में अमर प्यार के वादे फुसफुसाए, इससे पहले कि उन्होंने अपनी तारा शटल को बुलाया और गायब हो गए। उन्होंने एक नई यात्रा शुरू की। सभी ने पवित्र स्वामी न्यायालय के सामने उन्हें हाथ हिलाकर विदा कहा। त्रिपाठी जीवप्ती की आकृति धीरे धीरे गायब होने के बाद वृद्ध दास युइंग ने हल्के से आह भरी, लिंग एर रो मत, पवित्र स्वामी निश्चित रूप से वापस आएंगे। कौन रो रहा है? आन लिंग एर भ्रमित थी। तो तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? युइंग हंसे, सोच रही थी कि वह इसे स्वीकार करने के लिए बहुत शर्मिंदा थी। मेरी आंखें लाल हैं क्योंकि। आन लिंग एर ने अपना मुंह खोला, लेकिन पिछली रात क्या हुआ याद करते हुए वह खुद को जारी रखने के लिए नहीं ला सकी। घूंघट वाली आंसू भरी यादव रवीना रानी पर एक झलक डालते हुए आन लिंग एर मदद नहीं कर सकी, लेकिन उनकी प्रशंसा की। पिछली रात वह पवित्र स्वामी न्यायालय के बाहर खड़ी थी और तारों को घूर रही थी। उन दोनों की भावना और शारीरिक शक्ति बस बहुत अधिक थी। जो और भी दुर्लभ था वह ये था कि यह यादव रवीना रानी अभी भी सुबह इतनी जल्दी चमक रही थी। आन लिंग एर यह पता नहीं लगा सकी कि यह क्यों था।
त्रिपाठी जीवप्ती चले गए। कुछ दिनों बाद प्राचीन राक्षस कुल भी वीरसेन राणा और अन्य महान कमांडरों के नेतृत्व में 9 स्वर पवित्र भूमि छोड़ गए। झाग के साथ अपने पिछले समझौते के अनुसार राक्षस भूमि की ओर बढ़ रहे थे। वृद्ध राक्षस भी उनके साथ गए। आखिरकार वह भी राक्षस जाति का सदस्य था, इसलिए केवल राक्षस भूमि में ही उन्हें सबसे अच्छा खेती का वातावरण मिलेगा। इसके अलावा अपनी विशेष परिस्थितियों के साथ उन्हें तीसरे कोटि संत कोटि तक पहुंचने और राक्षस भूमि के अगले राक्षस सेनापति बनने में 10 या 20 साल से अधिक नहीं लगेंगे। टैगोर बहनें भी पूर्व युद्ध आत्मा मंदिर का स्थल छोड़ गईं और जुड़वा आत्मा मंडप में खेती करने चली गईं। उपाध्याय अनीश पाल 9 स्वर पवित्र भूमि में रहे, 9 स्वर्गों की रक्षा करते हुए। पूर्व युद्ध आत्मा मंदिर के स्थल पर महान कुरु राजवंश के विभिन्न बलों ने 9 स्वर पवित्र भूमि से भेजी गई सामग्रियों और संसाधनों का लाभ उठाया और खुद को विकसित किया। लगभग 30 संत कोटि के रसायन विद्वानों ने अब 9 स्वर पवित्र भूमि को रसायन विद्वान संघ का मुख्यालय माना। उनमें से कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि लीलाओं ने उन्हें सूचित किया था कि वह और उनका शिष्य भविष्य में यहीं बस जाएंगे और अब दुनिया में नहीं घूमेंगे। लीलाओं भी 9 स्वर पवित्र भूमि के मुख्य रसायन विद्वान बन गए। लीलाओं और यादव रवीना रानी के यहाँ होने के साथ ये संत कोटि के रसायन विद्वान कैसे छोड़ने को तैयार हो सकते थे। उनमें से सभी ने यहाँ रहने के बहाने और कारण ढूंढे। एक पल में 9 स्वर पवित्र भूमि पूरे टोंगजुआन क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली बल बन गया, अन्य सभी संप्रदायों और परिवारों को ग्रहण करते हुए। सब कुछ फल फूल रहा था। तारामंडल क्षेत्र विशाल और असीम था। तारामंडल क्षेत्र के ठंडे और अंधेरे क्षेत्र के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी तारा शटल को नियंत्रित किया और आगे बढ़ना जारी रखा। वह बर्फ संप्रदाय के प्रवेश द्वार से तारामंडल क्षेत्र में आए थे, क्योंकि बर्फ स्वामी चिंगिया वहां से पाटिल सुमित्रा को क्षेत्र में ले आई थी, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ सुराग मिलने की उम्मीद थी। दुर्भाग्यवश उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्हें नहीं पता था कि कहाँ जाना है, नहीं उन्हें पता था कि अन्य जीवन रूपों को कहाँ ढूंढना है। एकमात्र चीज जिसके बारे में वह निश्चित थे वह ये थी कि इस अंधेरे और ठंडे तारामंडल क्षेत्र में वास्तव में अन्य जीवन रूप थे। इस तरह हस्ती जाति ने टोंगजुआन क्षेत्र पर कदम रखा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने उम्मीद की कि एक दिन उन्हें जीवन के कुछ निशान मिलेंगे। उनकी तारा शटल एक नीली रोशनी के साथ खिल उठी और विशाल तारामंडल क्षेत्र के माध्यम से चमकी। एक पतला प्रकाश पर्दा बनाया जिसने त्रिपाठी जीवप्ती को ढक लिया, तारामंडल क्षेत्र को अपने शरीर को नष्ट करने से रोका। अपनी तारा शटल के बिना त्रिपाठी जीवप्ती तारामंडल क्षेत्र में बहुत दूर तक यात्रा नहीं कर सकते थे और उन्हें तारामंडल क्षेत्र के विशाल दबाव का विरोध करने के लिए लगातार अपनी ताकत का उपभोग करना पड़ता। इसकी तुलना में अपनी तारा शटल को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा निस्संदेह बहुत छोटी थी। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि वह तारामंडल क्षेत्र में कितने समय से बह रहे थे, लेकिन उनकी पहले कोटि संत कोटि की खेती पूरी तरह से स्थिर हो गई थी और वह कुछ समय से अपनी तारा शटल पर भी खेती कर रहे थे। हालांकि उन्हें कुछ भी खास नहीं मिला था। त्रिपाठी जीवप्ती का अनुभव महान राक्षस भगवान के समान था जब उन्होंने पहली बार तारामंडल क्षेत्र का पता लगाया था। उन्होंने तारामंडल क्षेत्र के तूफानों को तोड़ा था और एक क्षुद्रग्रह सागर में कदम रखा था। जहां भी वह गुजरे जीवन का कोई निशान नहीं छूटा था। त्रिपाठी जीवप्ती मदद नहीं कर सके, लेकिन भ्रमित महसूस कर सके। उन्हें नहीं पता था कि अगर वह इस तरह पता लगाना जारी रखते हैं तो उनका किस तरह का अंत इंतजार करेगा। शायद वह हमेशा के लिए इस तारामंडल क्षेत्र में खो जाएंगे, अकेले बूढ़े होंगे और मर जाएंगे। हालांकि वह छोड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि पाटिल सुमित्रा अभी भी इस तारामंडल क्षेत्र में कहीं थी। एक दिन जब उनके पास कुछ नहीं था करने के लिए, त्रिपाठी जीवप्ती ने राक्षस रहस्यमय ग्रंथ निकाला और अपनी तारा शटल को उड़ने दिया, क्योंकि उन्होंने चुपचाप इसकी जांच की। इस राक्षस रहस्यमय ग्रंथ को प्राप्त करने के बाद से उनके जीवन में पृथ्वी हिलाने वाले बदलाव हुए थे। त्रिपाठी जीवप्ती को यह भी पता था कि उनकी वर्तमान उपलब्धियां इस राक्षस रहस्यमय ग्रंथ से अविभाज्य थीं। इस राक्षस रहस्यमय ग्रंथ से उन्होंने अदम्य सुनहरा कंकाल, विनाश की राक्षस आंख और महान राक्षस भगवान का उत्तराधिकार प्राप्त किया था। महान राक्षस भगवान के मरने से पहले उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती के लिए एक जीवन पथ व्यवस्थित किया था, लगता था। लेकिन आज त्रिपाठी जीवप्ती ने आखिरकार महान राक्षस भगवान के बाद के सालों में समान लक्ष्य पर कदम रखा था, तारामंडल क्षेत्र का पता लगाना। यह इस पल में भी था कि त्रिपाठी जीवप्ती महान राक्षस भगवान की मूल व्यवस्था से बाहर कूद गए थे। त्रिपाठी जीवप्ती को विश्वास था कि निकट भविष्य में वह महान राक्षस भगवान को पार कर जाएंगे और वह हासिल करेंगे जो वह अतीत में करने में विफल रहे थे, अपने स्वामी को पार करते हुए। विचार करते समय त्रिपाठी जीवप्ती अचानक जम गए और भान सिकोड़ ली, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में राक्षस रहस्यमय ग्रंथ को घूरा। उन्होंने पाया कि सभी दिशाओं से तारों से रोशनी के झुंड ऊर्जा की धाराओं में बदल गए थे और राक्षस रहस्यमय ग्रंथ में बह रहे थे। उसी समय दिव्य वृक्ष, जिसे राक्षस रहस्यमय ग्रंथ के अंदर रखा गया था, ने अचानक एक संदेश भेजा। त्रिपाठी जीवप्ती ने ध्यान से सुना और जवाब में सिर हिलाया, मैं तुरंत अंदर आऊंगा। ऐसा कहते हुए उनकी आत्मा अवतार अचानक राक्षस जाति रहस्यमय ग्रंथ में बदल गई और तारों से रोशनी के स्रोत की सावधानीपूर्वक जांच की। ये 2 गहरे काले गोल पत्थर निकले। इन 2 अजीब गहरे काले गोल पत्थरों ने त्रिपाठी जीवप्ती को बहुत सारे संदेह पैदा किए थे। अब भी उन्हें नहीं पता था कि ये 2 पत्थर किसके लिए उपयोग किए जा सकते हैं।
उन्होंने बड़ी संख्या में अयस्कों के सार को अवशोषित कर लिया था और गोल पत्थरों की सतह पर एक मानव शरीर के मेरिडियन की समान रेखाएं दिखाई दी। उनसे एक लयबद्ध आंदोलन आता लगता था। यह ऐसा था जैसे उनका अपना जीवन था। इस पल में तारामंडल क्षेत्र से बहने वाली ऊर्जा को इन दो गहरे काले गोल पत्थरों द्वारा अवशोषित किया जा रहा था। तारों की शक्ति को अवशोषित करने के बाद उनकी सतह पर रेखाएं अधिक से अधिक संघनित हो गईं और उनसे आने वाली गति धीरे धीरे बढ़ गई। मुझे लगता है कि उनका अपना जीवन है, दिव्य वृक्ष ने अचानक कहा। दिव्य वृक्ष ने अचानक एक संदेश भेजा। ये लंबे समय से राक्षस रहस्यमय ग्रंथ के अंदर था और इन दो गहरे काले गोल पत्थरों को देखने में बहुत समय बिताया था, इसलिए ये त्रिपाठी जीवक्ति से कहीं अधिक उनसे परिचित था। जो भावना वे मुझे देते हैं वह इस चमकदार चंद्रमा घास के समान है। तुम्हारा मतलब है वे भी विश्वात्मा वस्तुओं के रूप में गिनते हैं? त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी भान उठाए। कौन जानता है, तुम उन्हें काटकर क्यों नहीं देखते? दिव्य वृक्ष ने सुझाव दिया। मुझे नहीं लगता, अगर वे वास्तव में विश्वात्मा वस्तुएं हैं तो उन्हें काटकर खोलना बहुत बर्बादी होगी। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। वे पहले से ही बहुत अलग है। उन पर निगरानी रखना जारी रखो और अगर कुछ गलत है तो मुझे तुरंत बताना। मुझे पता है, दिव्य वृक्ष ने जवाब दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या थे। त्रिपाठी जीवक्ति को विश्वास था कि जब तक वह धैर्यपूर्वक इंतजार करेंगे वह एक दिन सच्चाई का पता लगा पाएंगे। राक्षस रहस्यमय ग्रंथ को वापस लेने की जल्दी में नहीं, त्रिपाठी जीवक्ति ने बस इसे बाहर छोड़ दिया और तारों की शक्ति को दो गहरे काले गोल पत्थरों में बहने की अनुमति दी। त्रिपाठी जीवक्ति ने आगे बढ़ना जारी रखा। ज्यादा दूर नहीं, एक और ऊर्जा तूफान था जिसने एक बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। त्रिपाठी जीवक्ति ने भान सिकोड़ ली और अनिच्छा से अपनी पवित्र ऊर्जा को संचलन किया, आगे के खतरे को तोड़ने की तैयारी करते हुए। जब से उन्होंने तारामंडल क्षेत्र में कदम रखा, इस तरह की स्थिति एक आम बात बन गई थी। जब उन्हें उत्कृष्ट कोटि में तोड़ने के लिए पहले तोड़ना पड़ा था, उससे अलग त्रिपाठी जीवक्ति अब अपनी वर्तमान खेती और शारीरिक शक्ति के साथ तारामंडल क्षेत्र के ऊर्जा तूफानों के विघ्नों को नजरअंदाज करने में सक्षम थे। जैसे ही तूफान आया, त्रिपाठी जीवक्ति ने आराम से अपनी तारा शटल पर उससे गुजर गए। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी। अनगिनत बड़े और छोटे उल्कापिंड तूफान में घिरे हुए थे, जिससे इसकी शक्ति बढ़ रही थी। त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें अचानक उल्कापिंडों में से एक से आकर्षित हुईं और उनका आंकड़ा चमका क्योंकि उन्होंने उस पर कदम रखा। कुछ देर के लिए सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद उनका शरीर हिंसक रूप से हिल गया क्योंकि उन्होंने एक अत्यधिक उत्साहित झलक प्रकट की। त्रिपाठी जीवक्ति को तारामंडल क्षेत्र में एक उल्कापिंड पर कुछ असाधारण मिला है। वह क्या हो सकता है? मार्शल पीक, मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 983। स्पार्कल्स, नया क्षेत्र और पहली मुलाकात। उल्कापिंड पर खड़े होकर त्रिपाठी जीवक्ति की अभिव्यक्ति उत्साह से भरी हुई थी क्योंकि उन्होंने चारों ओर देखा। हर जगह जीवित प्राणियों द्वारा छोड़े गए निशान थे। इस उल्कापिंड पर वास्तव में जीवित प्राणियों द्वारा छोड़े गए निशान थे। त्रिपाठी जीवक्ति इतना उत्साहित थे कि वह लगभग भ्रमित महसूस करने लगे थे। यह नहीं जानते थे कि कहाँ जाना है, लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण पल में उन्होंने जानकारी का एक टुकड़ा पाया था जिसने उनकी भावनाओं को ऊंचा कर दिया। उनकी आंखें अचानक दृढ़ हो गईं, अब भ्रम से नहीं भरी थी क्योंकि उन्होंने इन निशानों की सावधानीपूर्वक जांच करना शुरू कर दिया। जिस उल्कापिंड पर त्रिपाठी जीवक्ति खड़े थे वह लगभग एक छोटी पहाड़ी के आकार का था और इसके आसपास विभिन्न आकारों के कई अन्य उल्कापिंड बिखरे हुए थे, जिससे उल्कापिंडों का एक सागर बन रहा था। तारामंडल क्षेत्र के तूफान के प्रभाव में ये उल्कापिंड तारामंडल क्षेत्र के माध्यम से अनंत रूप से आगे पीछे आवागमन कर रहे थे। इस विशाल उल्कापिंड पर कई गड्ढे थे जिनमें से कोई भी स्वाभाविक रूप से नहीं बना था। इसके बजाय वे ऊर्जा टकरावों की एक श्रृंखला द्वारा छोड़ दिए गए लगते थे। कुछ साफ कटौती भी थी जो तलवारों द्वारा की गई लगती थी। किसी ने यहाँ लड़ाई की है। त्रिपाठी जीवक्ति समझ गए। इन निशानों से निष्कर्ष निकालते हुए लड़ाई का समय बहुत पहले नहीं था, शायद 1 दर्जन दिन पहले, शायद 1 या 2 महीने पहले, अधिकतम 3 महीने पहले से अधिक नहीं। अन्यथा ये निशान तारामंडल क्षेत्र में हिंसक तूफान द्वारा पहले से ही चिकने कर दिए गए होंगे। त्रिपाठी जीवक्ति लगभग लड़ाई के दृश्य की कल्पना कर सकते थे, लेकिन जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा हैरान किया वह ये था कि जिन लोगों ने यहाँ लड़ाई की थी उनकी ताकत बहुत अधिक नहीं लगती थी। इसने उन्हें आश्वासन की भावना दी। एक नवागंतुक के रूप में उन्हें भी डर था कि वह एक ऐसे स्वामी से मिलेंगे जो बहुत मजबूत था। आने वाले तारामंडल क्षेत्र के तूफान को पार करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने तारामंडल क्षेत्र में गहराई से देखा, इससे पहले कि उन्होंने तुरंत अपनी तारा शटल को बुलाया और तारामंडल क्षेत्र में तूफान की विपरीत दिशा में उड़ गए। तारामंडल क्षेत्र में तूफान उस दिशा से आया था, जिसका मतलब था कि उस समय उल्कापिंड पर लड़ने वाले प्राणी अभी भी उस दिशा में हो सकते हैं। हालांकि संभावना कम थी, लेकिन ये कोशिश के लायक था। त्रिपाठी जीवक्ति पूरी गति से उड़े, अपनी दिव्य चेतना को अधिकतम सीमा तक जारी करते हुए, किसी भी उल्कापिंड को नहीं छोड़ते हुए जो उनके पास से गुजरता था। इन उल्कापिंडों से उन्होंने वास्तव में कुछ सुराग पाए, जिनमें से सभी ने संकेत दिया कि वह उन प्राणियों के करीब और करीब आ रहे थे जिनका वह पीछा कर रहे थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी तारा शटल को और भी जोर से धक्का दिया। उन्हें नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका था, लेकिन जब वह अंधेरे और ठंडे तारामंडल क्षेत्र से गुजरे तो उनकी आंखें अचानक चमक उठी और वह आगे घूरते रहे। उनके सामने विशाल तारामंडल क्षेत्र में
एक और विशाल और असीम क्षेत्र उनकी आंखों के सामने दिखाई दिया। तारामंडल क्षेत्र सुंदर था। अनगिनत तारे एक चलती चमक के साथ झिलमिलाए, जीवन शक्ति को विकिरण करते हुए वह तारामंडल क्षेत्र के दूसरे छोर पर पहुंच गए थे लगता था। इस तरफ की सुंदरता और दूसरी तरफ की मौत की शांति में कड़ा विपरीत था। इस क्षेत्र में प्राचीन काल से अनगिनत बड़े और छोटे तारे पैदा हुए थे। वे एक विशेष पैटर्न में एक निश्चित स्थिति की चारों ओर उड़ते और घूमते थे। रंग बिरंगी रोशनी ने पूरे तारामंडल क्षेत्र को प्रबुद्ध किया। कुछ तारे आग की तरह जल रहे थे, एक झुलसाने वाली गर्मी निकालते हुए। त्रिपाठी जीवप्ती को कोई संदेह नहीं था कि उन तारों के अंदर समाहित शक्ति किसी भी जीवित प्राणी को पीछे हटने के लिए पर्याप्त थी, उनके करीब भी नहीं जा सकती थी। कोई भी जो इसके करीब आएगा वह पिघल जाएगा। ये झुलसाने वाली शक्ति त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर में बह गई, जिससे उन्हें अत्यंत आरामदायक महसूस हुआ। ये त्रिपाठी विशेषता की शक्ति थी। कुछ तारे भी थे जो अत्यंत ठंडे थे, बर्फ के विशाल गोलों की तरह। आसपास की ठंडी हवा ने इन जमे हुए तारों को ढक लिया, जिससे इन तारों की सतह नंगी आंख को दिखाई देने वाली एक बर्फीली ऑरा से ढक गई। यह ऑरा पूरे ब्रह्मांड को जमाने में सक्षम लगती थी। कुछ तारे भी थे जो पूरी तरह से हरे थे, अन्य तारों से बहुत अलग। वे गोल नहीं थे, बल्कि छतरी के आकार के थे। वे विशाल पेड़ों की तरह लगते थे, एक समृद्ध काष्ठ विशेषता ऑरा निकालते हुए। वे विशाल पेड़ों की तरह थे जो तारामंडल क्षेत्र के बीच में गर्व से खड़े थे। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चौंधिया गईं, वह सब कुछ नहीं ले पाए। उन्होंने आखिरकार अपनी आंखों से इस तारामंडल क्षेत्र की भव्यता देखी। विभिन्न तारों से उत्सर्जित ऊर्जा की विशाल मात्रा यहाँ एकत्रित हुई, जिससे इस क्षेत्र में विश्व ऊर्जा और अत्यंत समृद्ध हो गई। टोंगजुआन क्षेत्र पर कोई भी धन्य भूमि या पवित्र भूमि इसकी तुलना में इनसिग्निफिकेंट होगी। यहाँ एक साल तक खेती करना अन्य स्थानों पर कई गुना या दर्जनों गुना खेती करने की तुलना में किया जा सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती के छिद्र अनजाने में खुल गए क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और लालची रूप से अपने चारों ओर विश्व ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। उनकी शारीरिक संरचना खुशी से भर गई क्योंकि उनकी अभिव्यक्ति खुशी से भर गई। उन्होंने यहाँ कुछ समय के लिए पीछे हटने के बारे में भी सोचा। हालांकि वह जानते थे कि यह विचार कुछ अवास्तविक था। वह यहाँ समृद्ध विश्व ऊर्जा को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे। जैसे ही वह संकोच कर रहे थे, उन्होंने जारी की गई दिव्य चेतना ने अचानक घुसपैठ करते हुए एक जीवन रूप के संकेतों का पता लगाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से अपनी दिव्य चेतना वापस ले ली और अपनी आंखें खोली, आश्चर्य में उस दिशा में देखते हुए। उन्होंने दूसरे पक्ष की खोज की थी, लेकिन दूसरे पक्ष ने भी उन्हें खोज लिया था लगता था, क्योंकि जिस पर उन्होंने अपनी दिव्य चेतना वापस ले ली, दो अन्य दिव्य चेतनाएं जो उनकी अपनी से कम नहीं थी वे भी फैल गईं। दो लोग, और उनकी ताकत बहुत अधिक नहीं थी, केवल दूसरे या तीसरे कोटि संत कोटि। अंत में ये तारामंडल क्षेत्र था। दो लोग जिनसे वह अनजाने में मिले थे वे सभी संत कोटि थे। त्रिपाठी जीवप्ती मदद नहीं कर सके लेकिन थोड़ा भावनात्मक महसूस कर सके। लेकिन दूसरे पक्ष की खेती ने भी उन्हें राहत महसूस कराई, क्योंकि भले ही ये दो लोग उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वह वापस लड़ने के लिए शक्तिहीन नहीं होंगे। ऐसा सोचते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से अपनी तारा शटल को बुलाया और दो लोगों के स्थान की ओर उड़ गए। इन दो लोगों से मिलना आसान नहीं था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती स्वाभाविक रूप से उनके ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के इस अवसर को नहीं छोड़ेंगे। ये सबसे अच्छा होगा अगर वह ये पता लगा सकते थे कि दूसरा पक्ष कहाँ इकट्ठा हो रहा था। उनकी अपेक्षाओं के विपरीत जब वह दो लोगों के करीब आए तो वे भी तेज गति से उनकी ओर उड़ रहे थे लगते थे। इस खोज ने त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ सतर्क बना दिया। अपनी खेती के साथ उन्हें पहले से ही उनकी ताकत पर ध्यान देना चाहिए था, इसलिए अगर उनके दुर्भावनापूर्ण इरादे थे तो ये समझाना मुश्किल नहीं होगा कि वे ऐसा क्यों करेंगे। त्रिपाठी जीवप्ती पीछे नहीं हटे, लेकिन उन्होंने करीब आते ही अपनी सतर्कता बनाए रखी, क्योंकि उन्हें सही दिशा में उनका मार्गदर्शन करने के लिए एक रोशनी की तत्काल आवश्यकता थी। एक पल बाद उनके सामने एक नीली रोशनी दिखाई दी जो उनकी तारा शटल के समान थी। त्रिपाठी जीवप्ती रुक गए और नीली रोशनी भी उनके सामने ज्यादा दूर नहीं रुकी। अगले पल में दो जोड़ी चमकदार और सुंदर आंखें उनकी ओर मुड़ गईं। त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि जिन दो लोगों ने अभी अभी उनकी दिव्य चेतना की सीमा में प्रवेश किया था वे वास्तव में दो महिलाएं थीं। उन दोनों ने सफेद पोशाक पहनी थी और उनके सुरुचिपूर्ण स्वभाव थे। उनके रूप भी काफी अच्छे थे, उनके आंकड़े सुशोभित थे और उन दोनों के सीने पर एक ही तलवार के आकार का प्रतीक अंकित था, इसलिए उन्हें एक ही बल से होना चाहिए। वे दोनों एक ही तारा शटल पर खड़ी थीं। त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ समय के लिए उनका अवलोकन किया और चुपके से सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि अस्थि जाति के नेता केलो ने जो कहा वह सच था। तारामंडल क्षेत्र में तारा शटल दुर्लभ नहीं थे। आखिरकार वे यात्रा करने के लिए उपयोग की जाने वाली कलाकृतियां थीं, इसलिए वे काफी सामान्य थे। हालांकि दूसरे पक्ष की तारा शटल स्पष्ट रूप से उनकी अपनी से उच्च ग्रेड की थी, चाहे वह उसे परिष्कृत करने के लिए उपयोग की गई सामग्री हो या उससे आने वाली ऊर्जा के उतार चढ़ाव। तारा शटल में भी अलग अलग ग्रेड होने चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने चुपके से अनुमान लगाया। उसी समय एक हानिरहित रूप धारण करते हुए दोनों महिलाओं को हल्के से सिर हिलाते हुए और उनका अभिवादन करते हुए नमस्ते। सामने खड़ी महिला ने धीरे से सिर हिलाया। उसका सुंदर चेहरा कुछ सतर्कता के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को घूर रहा था, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती की खेती उसकी अपनी से कम थी, इसलिए उसने घबराहट के कोई संकेत नहीं दिखाए। दूसरी ओर
उसके पीछे खड़ी छोटी महिला ने जिज्ञासा से त्रिपाठी जीवप्ती की ओर अपनी सुंदर आंखें झटकी, कुछ अविवेकपूर्ण और शरारती दिखाई दी। बड़ी बहन, क्या वो उस तरफ से है? छोटी सुंदरता ने धीरे से पूछा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है। उसकी खेती बहुत कम है, इसलिए उसे नहीं होना चाहिए। सामने खड़ी बड़ी सुंदरता ने धीरे धीरे सिर हिलाया। लेकिन तुम्हें अभी भी सावधान रहना चाहिए। हाँ, छोटी सुंदरता ने दृढ़ता से सिर हिलाया। नमस्ते। दोनों ने कुछ सरल शब्दों का आदान प्रदान किया। इससे पहले कि सामने खड़ी बड़ी सुंदरता ने धीरे से अपना मुंह खोला। यह इस तरह है, हमारे कोई दुर्भावनापूर्ण इरादे नहीं है, हम बस आपसे एक अनुरोध करना चाहते हैं, इसलिए कृपया बहुत घबराओ मत। ओह, त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भान उठाए और मुस्कुराए। मैं घबराया नहीं हूँ, ये बस ऐसा होता है कि मैं भी आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। तुम भी चाहते हो कि हम मदद करें? बड़ी सुंदरता की भान भी सिकुड़ गई। हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती थोड़ा मुस्कुराए। चूंकि हम सभी की अपनी जरूरतें हैं, हम एक दूसरे की मदद कैसे करेंगे? बेशक, ये हमारी संबंधित क्षमताओं के दायरे में होना चाहिए। दूसरों को मजबूर मत करो। त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में दूसरों का एहसानमंद होने से डरते थे, इसलिए दूसरे पक्ष के शब्द ठीक वही थे जो वह चाहते थे। जब बड़ी सुंदरता ने ये सुना तो उसने अपना सिर मोड़ लिया और उसके पीछे खड़ी छोटी सुंदरता से धीमी आवाज में चर्चा की। एक पल बाद उसने कहा, ठीक है, तुम चाहते हो कि मैं किस में मदद करूं? त्रिपाठी जीवप्ती ने बात करने की पहल की, स्पष्ट रूप से अच्छे मूड में थे। क्या तुम हमें अपने तारे की एक प्रतिलिपि बनाने दे सकते हो? बड़ी सुंदरता ने पूछा। तारा? त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गए। क्या तारा? एक तारा और क्या हो सकता है? बड़ी सुंदरता की भान भी सिकुड़ गई, यह महसूस करते हुए कि त्रिपाठी जीवप्ती के शब्द थोड़े अस्पष्ट थे। तुम्हारे पास तारा नहीं है? त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। तुम किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो? तारा शटल के पीछे खड़ी छोटी सुंदरता चिल्लाए। अगर तुम्हारे पास तारा नहीं है तो तुम यहाँ कैसे आए? सिर्फ इसलिए कि हम महिलाएं हैं, यह मत सोचो कि हम धमकाने में आसान हैं। वह गुस्से से चिल्लाई, बोलते समय त्रिपाठी जीवप्ती पर अपनी मुट्ठी हिलाती हुई, जैसे कि वह निश्चित थी कि त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें धोखा दे रहे थे। मैंने तुम्हें धमकाया नहीं। त्रिपाठी जीवप्ती आश्चर्यचकित थे। तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, सावधान रहो। मैं तुम्हें पीटती नहीं हूँ और तुम्हारा तारा छीन नहीं लेती हूँ। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। छोटी सुंदरता ने नाक सिकुड़ी। वह मियाओ, बड़ी सुंदरता ने पुकारा। छोटी सुंदरता ने अपने होंठ घुमाए और कहा, बड़ी बहन, वह एक सभ्य व्यक्ति लगता है, लेकिन उसका मुंह झूठ से भरा क्यों है? शायद वह उस तरफ से है और हमें देरी करने के लिए यहाँ आया था। उसने जो कहा वह सुनकर बड़ी सुंदरता के चेहरे पर सतर्कता का एक निशान दिखाई दिया, क्योंकि उन्होंने गहराई से त्रिपाठी जीवप्ती को घूरा और चिल्लाया, मुझे परवाह नहीं है कि तुम उस तरफ से हो या नहीं, मुझे अब केवल तुम्हारा तारा चाहिए, मैं इसे खरीदूंगी। क्या 10 निम्न कोटि संत क्रिस्टल पर्याप्त है? ऐसा कहते हुए उनकी कलाई पर एक कंगन चमका और 10 क्रिस्टल स्पष्ट संत क्रिस्टल उनके जैद सफेद हाथ पर दिखाई दिए। बड़ी बहन, हमारे पास ज्यादा संत क्रिस्टल नहीं बचे हैं, छोटी सुंदरता चिल्लाई। उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। छोटी सुंदरता ने आश्चर्य व्यक्त किया। एक दर्दनाक झलक उनकी सुंदर आंखों में चमक गई। वे 10 निम्न कोटि संत क्रिस्टल उनके लिए काफी धनराशि लगती थी। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा शांत रहा, लेकिन उनका दिल सदमे से भरा हुआ था। यह इसलिए नहीं था कि दूसरे पक्ष ने 10 संत क्रिस्टल निकाले थे, बल्कि बड़ी सुंदरता की कलाई पर कंगन के कारण था। अगर वह गलत नहीं थे तो वह कंगन एक अंतरिक्ष कलाकृति होना चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने अब संत क्रिस्टल और अंतरिक्ष कलाकृति के बारे में जाना है। डेज़ी तारामंडल क्षेत्र की पहली शिक्षा। टोंग जुवान क्षेत्र पर सबसे आम अंतरिक्ष कलाकृति एक ब्रह्मांड थैला थी। केवल प्राचीन राक्षस कुल के नेताओं के पास अंतरिक्ष छल्ले थे, और वे महान राक्षस भगवान द्वारा आत्मा दबाने वाले पत्थर की बची हुई सामग्री का उपयोग करके परिष्कृत किए गए थे, केवल 2 या 3। इन 2 या 3 अंतरिक्ष छल्लों का मूल्य एक ब्रह्मांड थैले से कई गुना अधिक था। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि जिस पहले व्यक्ति से वह तारामंडल क्षेत्र में मिले थे, उसके पास एक कंगन के आकार की अंतरिक्ष कलाकृति थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि इस कंगन के आकार की अंतरिक्ष कलाकृति का मूल्य प्राचीन राक्षस कुल के नेताओं के हाथों पर छल्लों से कम नहीं था, शायद और भी अधिक। क्या ये हो सकता है कि विशाल तारामंडल क्षेत्र में इस प्रकार की अंतरिक्ष कलाकृति तारा शटल की तरह ही सामान्य थी? त्रिपाठी जीवप्ती ने चुपचाप छोटी सुंदरता की कलाई पर नजर डाली और पाया कि उसने एक कंगन नहीं पहना था, लेकिन उसकी तर्जनी पर एक अंगूठी थी जो कंगन के समान ऊर्जा के उतार चढ़ाव को निकालती थी। निश्चित रूप से उसके पास भी एक अंतरिक्ष कलाकृति थी जो एक ब्रह्मांड थैले से अधिक उन्नत थी। हालांकि जिस चीज ने त्रिपाठी जीवप्ती को परेशान किया वह ये था कि उनकी अंतरिक्ष कलाकृति की सामग्री आत्मा दबाने वाला पत्थर नहीं थी, बल्कि कुछ और थी। तुम क्या देख रहे हो? इस तरह चुपके से देखना वास्तव में घृणित है। वह म्याओ ने त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों को चारों ओर घूमते हुए देखा और खुद को गलत समझने से नहीं रोक सकी, ये सोचकर कि वह कुछ बुरा करने के लिए तैयार थे, इसलिए उसने गुस्से से उन्हें पुकारा। मेरी क्षमा। त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि तारा क्या है, नहीं मैंने कभी इसके बारे में सुना है, कभी नहीं सुना है। यहाँ तक कि बड़ी सुंदरता ने भी अविश्वास की एक झलक दिखाई, उसके सुंदर चेहरे पर परेशानी का एक निशान दिखाई दिया। बड़ी बहन, उससे बकवास मत करो, वह निश्चित रूप से उस तरफ से है।
हमें यहाँ देरी कर रहा है। शायद हमारे ठिकाने पहले से ही सामने आ गए हैं। चलो जल्दी से उसका तारा पकड़ो और यहाँ से चले जाओ। उसके जैसा पहला कोटि संत हमारा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। बड़ी सुंदरता के चेहरे पर रुचि की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसने तुरंत कार्रवाई नहीं की। लगता है वह संकोच कर रही थी। वह स्पष्ट रूप से एक अविवेकपूर्ण व्यक्ति नहीं थी। रुको, त्रिपाठी जीवप्ती ने हाथ उठाया और चिल्लाया, क्या तुम्हें मुझे यह नहीं समझाना चाहिए कि यह किस तरह का तारा है? मैंने वास्तव में इसके बारे में नहीं सुना है। त्रिपाठी जीवप्ती के चेहरे पर गंभीर झलक देखकर बड़ी सुंदरता अपने दिल में बड़बड़ाने से नहीं रोक सकी। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती के शब्द बहुत अस्पष्ट थे, एक व्यक्ति के लिए इतना झूठ बोलने में सक्षम होना वास्तव में अविश्वसनीय था। वह दूसरे पक्ष की अभिव्यक्ति या दिव्य चेतना के उतार चढ़ाव में थोड़ी सी भी कमी महसूस नहीं कर सकी। तुम कहाँ से हो? महान सुंदरता ने पूछने से पहले एक पल के लिए सोचा। क्या मैं नहीं कह सकता? त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा। त्रिपाठी जीवप्ती यहाँ अकेले थे। त्रिपाठी जीवप्ती का संप्रदाय यहाँ इस तारामंडल क्षेत्र के क्षेत्र और पाटिल सुमित्रा के सूर्यधाम से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए था। विशाल तारामंडल क्षेत्र की तुलना में टोंगजुआन क्षेत्र बहुत दूर था, और अगर इसे सामने लाया गया तो ये शक्तिशाली मास्टर्स का लोभ आकर्षित कर सकता था। मैं केवल ये कह सकता हूँ कि मैं एक छोटी जगह से आया हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने कंधे उचकाए। निम्न स्तरीय महाद्वीप। बड़ी सुंदरता ने अपनी भान उठाए। लगता है वह त्रिपाठी जीवप्ती के शब्दों पर कुछ हद तक विश्वास कर रही थी। केवल निम्न क्षेत्रों के लोग ही नहीं जानते थे कि तारा क्या था। तुम ऐसा कह सकते हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने उनके शब्दों के साथ अनुसरण किया। अगर यह सुविधाजनक है तो क्या तुम मुझे अपनी तारा शटल देखने दे सकते हो? बड़ी सुंदरता ने पूछा। इसमें क्या गलत है? त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए और अपनी दिव्य चेतना के नियंत्रण में उनके पैरों के नीचे तारा शटल एक नीली रोशनी में बदल गई और सीधे उनकी ओर उड़ गई। त्रिपाठी जीवप्ती हवा के बीच खड़े थे। हालांकि वे केवल थोड़े समय के लिए एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं की थी, त्रिपाठी जीवप्ती को महसूस हुआ कि उन्हें अविवेकपूर्ण लोग नहीं होना चाहिए। अन्यथा अपनी खेती के साथ अगर वे एक दूसरे से सहमत नहीं होते तो वे पहले से ही लड़ाई शुरू कर चुके होते। उन्हें इतना लंबा होने की जरूरत नहीं थी। बड़ी सुंदरता ने अपना हाथ उठाया और तारा शटल लिया, लेकिन दोनों बहनों ने त्रिपाठी जीवप्ती की उड़ान प्रकार की कलाकृति का अवलोकन नहीं किया और इसके बजाय चौड़ी आंखों से उन्हें घूरते रहे। दोनों जोड़ी सुंदर आंखें एक अजीब रोशनी के साथ चमक गईं। त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद को ऊपर और नीचे देखा, लेकिन अपने बारे में कुछ भी खास नहीं ढूंढ पाए, इसलिए वह नहीं समझ पाई कि ये दो बहनें उन्हें एक भूत की तरह क्यों देख रही थी। बड़ी बहन, इस व्यक्ति के पास तारा शटल का कोई संरक्षण नहीं है, नहीं वह एक रक्षात्मक कलाकृति को बुला रहा है। वह तारामंडल क्षेत्र के दबाव का सामना कैसे कर सकता है? क्या वह सिर्फ एक पहला कोटि संत नहीं है? वह मियाओ ने फुसफुसाया। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। वह अपनी पवित्र ऊर्जा को भी संचलन नहीं कर रहा है। बड़ी सुंदरता भी चौंक गई। क्या उसकी शारीरिक संरचना वास्तव में इतनी मजबूत है? क्या ये हो सकता है कि वह अपनी खेती को छिपा रहा है और वास्तव में संत राजा क्षेत्र से ऊपर का एक स्वामी है? वह मियाओ ने एक संभावना सोची। उसका सुंदर चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। असंभव, दोनों बहनें फुसफुसाईं। उनकी आवाजें इतनी कम थीं कि त्रिपाठी जीवप्ती नहीं जानते थे कि वे क्या बात कर रही थी, लेकिन वह चिल्लाने से नहीं रोक सके। क्या तुमने समाप्त कर दिया है? बड़ी सुंदरता एक पल के लिए चौंक गई, इससे पहले कि उसे याद आया कि वह अभी भी त्रिपाठी जीवप्ती की तारा शटल को पकड़े हुए थी। जल्दी से अपनी दिव्य चेतना को जारी करते हुए तारा शटल के अंदर की जांच करने के लिए उसने तुरंत अपनी छोटी बहन की ओर रुख किया और धीरे धीरे सिर हिलाया। उसके चेहरे पर निराशा की एक झलक भर गई। तारा शटल को त्रिपाठी जीवप्ती को लौटाते हुए बड़ी सुंदरता ने एक अजीब झलक पहनी और पूछा, तुम तारा शटल के बिना यहाँ कैसे पहुंचे? क्षुद्रग्रह सागर के माध्यम से बहते हुए मैं कुछ प्राणियों द्वारा छोड़े गए निशानों की तलाश कर रहा था और अनजाने में यहाँ पहुंच गया, त्रिपाठी जीवप्ती ने समझाया। तुम काफी बहादुर हो। बड़ी सुंदरता खुद को कुछ प्रशंसा महसूस करने से नहीं रोक सके। और तुम्हारा भाग्य भी काफी अच्छा है, वास्तव में एक क्षतिग्रस्त तारा शटल के साथ यहाँ पहुंचना। एक क्षतिग्रस्त तारा शटल? त्रिपाठी जीवप्ती स्तब्ध थे। ये काफी आसान है उपयोग करने के लिए, ये कैसे क्षतिग्रस्त है? तुम एक तारा शटल के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें समझा नहीं सकती। बड़ी सुंदरता ने धीरे से आह भरी। अच्छा है। त्रिपाठी जीवप्ती ने मुद्दे को मजबूर नहीं किया और बस हंसे। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम संतुष्ट हो। हालांकि मैंने ज्यादा मदद नहीं की, अब तुम्हारी बारी है मेरी मदद करने की। बड़ी सुंदरता ने सिर हिलाया। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाएं, मुझे डर है कि तुम निराश होगे। हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। वह समझ गई, लगती थी कि त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें किसमें मदद चाहते थे। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा उदास हो गया। क्योंकि हम भी यहाँ लंबे समय से खोए हुए हैं, बड़ी सुंदरता ने अजीब ढंग से कहा। इसलिए हमने तुमसे एक तारा शटल मांगा था। छोटी सुंदरता, वह मियाओ ने बीच में कहा। केवल सही तारा शटल के साथ ही हमारे पास यहाँ से निकलने का मौका होगा, लेकिन तुम्हारी तारा शटल का आंतरिक भाग पूरी तरह से गड़बड़ी में है। वहाँ कोई तारा शटल नहीं है। तुम भी खोए हुए हो। त्रिपाठी जीवप्ती अचानक हंसना चाहते थे। उन्होंने टोंगजुआन क्षेत्र से यहाँ आने के लिए इतनी मेहनत की थी और आखिरकार दो जीवित लोगों से मिले थे। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि उनका भाग्य काफी अच्छा था और यहाँ तक की दिशाओं के लिए पूछने का इरादा भी किया था,
लेकिन ये पता चला कि ये दो लोग खुद से अलग नहीं थे। हालांकि उन्हें एक के बाद एक वाक्य बोलते हुए सुनकर त्रिपाठी जीवक्ति कुछ उपयोगी जानकारी का सारांश देने में सक्षम थे। एक तारा शटल शायद एक मानचित्र था जो एक खेती करने वाले को तारामंडल क्षेत्र के माध्यम से मार्गदर्शन कर सकता था, और तारा शटल का स्थान निश्चित रूप से तारा शटल के अंदर था। त्रिपाठी जीवक्ति को अचानक याद आया कि जब वह अपनी तारा शटल को परिष्कृत कर रहे थे तो उन्होंने वास्तव में इसके अंदर एक विशाल तारामंडल क्षेत्र देखा था, जैसे कि इसे अनगिनत बार छोटा कर दिया गया हो और अंदर रखा गया हो। हाँ, हम भी खोए हुए हैं, क्या यह इतना मजाकिया है? बड़ी सुंदरता ने त्रिपाठी जीवक्ति के होंठों को थोड़ा मुड़ते हुए देखा और शर्म से गुस्सा हो गई। त्रिपाठी जीवक्ति ने जल्दी से एक गंभीर अभिव्यक्ति धारण की और पूछा, तुम कैसे खो गई? हमारी तारा शटल में तारा शटल क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए हम अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाए। ये तारामंडल क्षेत्र के माध्यम से उड़ने वाले किसी भी खेती करने वाले के लिए एक घातक खतरा है। अगर तारा शटल कहीं और क्षतिग्रस्त हो गया होता तो हम वापस जाने का रास्ता ढूंढने में सक्षम हो सकते थे, लेकिन ये जगह अलग है। ये जगह अलग क्यों है? तुम्हारी अज्ञानी दिखावट को देखकर ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में तारामंडल क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं जानते हो। बड़ी सुंदरता ने अधीरता से कहा और त्रिपाठी जीवक्ति को आगे समझाने का इरादा नहीं किया, बस अपनी जैद सफेद उंगली बाहर निकालते हुए और एक सफेद रोशनी का गोला बुलाते हुए जो एक जुगनू की तरह त्रिपाठी जीवक्ति की ओर उड़ गया। खुद देख लो, उस गेंद में कुछ सामान्य ज्ञान है। मुझे उम्मीद है कि तुम बचने का रास्ता ढूंढ सकते हो। अलविदा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी तारा शटल को सक्रिय किया और त्रिपाठी जीवक्ति के पास से उड़ गई। वह मियाओ अपनी बड़ी बहन के पीछे खड़ी थी और त्रिपाठी जीवक्ति पर एक चेहरा बनाया, इससे पहले कि दोनों बहनें पलक झपकते ही गायब हो गईं। त्रिपाठी जीवक्ति ने बस सिर हिलाया और उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। चूंकि वे दोनों खोए हुए थे और अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाए, उनके लिए जारी रखने का कोई मतलब नहीं था पूछना। दूसरे पक्ष द्वारा बुलाए गए सफेद रोशनी के गोले को अपने ज्ञान सागर में खींचते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने सावधानीपूर्वक इसकी जांच करना शुरू कर दिया। रोशनी का वह गोला दूसरे पक्ष की आध्यात्मिक ऊर्जा थी और इसमें कुछ जानकारी थी, लेकिन यह ज्यादा नहीं थी वर्तमान त्रिपाठी जीवक्ति के लिए। हालांकि ये जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। तारा की भूमिका ठीक वैसी ही थी जैसी त्रिपाठी जीवक्ति ने अनुमान लगाया था। तारा वास्तव में एक मानचित्र था जिसका उपयोग एक खेती करने वाले को तारामंडल क्षेत्र के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता था। जब एक खेती करने वाला एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक उड़ना चाहता था और एक लंबी दूरी की यात्रा करना चाहता था तो वे एक तारा खरीदेंगे। प्रत्येक तारा अलग था और एक गहन खेती के साथ एक स्वामी द्वारा बनाया गया था। ये खरीदे गए तारे एक तारा शटल में संग्रहित किए जा सकते थे। खेती करने वाले को केवल अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को संचलन करने की जरूरत थी तारा को सक्रिय करने के लिए, और तारा शटल उस पर खींचे गए मार्ग का अनुसरण करेगा, कई संभावित खतरों से बचते हुए सुरक्षित रूप से आगे बढ़ेगा। यहाँ तक कि खेती करने वाले को दिशा बदलने की भी जरूरत नहीं थी। तारा शटल स्वचालित रूप से आगे बढ़ सकता था। तारा शटल के अंदर तारों को बदला या मिटाया जा सकता था। सभी प्रकार के लाभ थे। त्रिपाठी जीवक्ति अब तारा के महत्व और क्यों दो बहनों ने उनसे एक के लिए पूछा था ये समझ गए। हालांकि उनकी तारा शटल कुछ ऐसी थी जो उन्होंने दुर्घटना से प्राप्त की थी और एक अज्ञात अवधि के लिए तारामंडल क्षेत्र में छोड़ दी गई थी। भले ही अंदर एक तारा था, वह शायद बहुत पहले गायब हो गया था। अंदर समाहित तारामंडल क्षेत्र का लघु संस्करण भी अराजकता में था, इसलिए एक नया तारा संग्रहित करना असंभव था। इसलिए दूसरे पक्ष ने कहा था कि उनकी तारा शटल क्षतिग्रस्त थी। सुंदर महिला द्वारा प्रसारित जानकारी, तारा और तारा शटल की व्याख्या के अलावा इस जगह के बारे में सुराग भी शामिल थे। अराजक गहराई, सुंदर तारामंडल क्षेत्र जिसमें त्रिपाठी जीवक्ति यहाँ रहना चाहते थे और कुछ समय के लिए खेती करना चाहते थे, वह एक अत्यंत खतरनाक जगह निकली। इसे तारामंडल क्षेत्र के क्षेत्र में खेती करने वाले द्वारा अराजक गहराई भी कहा जाता था। इसके चारों ओर के विशाल और सुंदर तारे न केवल अत्यंत समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा निकालते थे बल्कि विकृत और अराजक क्षेत्र भी निकालते थे। ये अनगिनत क्षेत्र एक साथ आपस में जुड़े हुए थे, जो यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति को दिशा की अपनी समझ खो देने के लिए पर्याप्त थे। हमेशा के लिए अराजक क्षेत्र के भीतर फंसे रहते थे, भागने में असमर्थ। त्रिपाठी जीवक्ति को पता चलता है कि वह अराजक गहराई नामक एक खतरनाक जगह पर है, जहाँ तारा शटल के लिए एक मानचित्र होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मार्शल पीक, मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 985, एक्सप्लोडिंग हेड। अराजक गहराई में भटकना और दोबारा मुलाकात। एक संक्षिप्त जांच के बाद त्रिपाठी जीवक्ति का चेहरा उदास हो गया। उन्होंने पाया कि वह अनजाने में तारामंडल क्षेत्र में एक प्रतिबंधित क्षेत्र में आ गए थे। यहाँ तक कि संत राजा क्षेत्र के मास्टर्स भी इस जगह पर आसानी से कदम रखने की हिम्मत नहीं करते थे। तारा मानचित्र पर खींचे गए सभी सही मार्ग इस जगह से बचते थे। उनके आसपास के सुंदर तारे एक चलती चमक के साथ झिलमिलाए, लेकिन साथ ही उनमें बड़ा खतरा भी शामिल था। यहाँ खतरा केवल अराजक क्षेत्र नहीं था जो किसी को दिशा की अपनी समझ खो देने का कारण बन सकता था, बल्कि कुछ और भी अधिक भयानक था। महिला ने त्रिपाठी जीवक्ति को ठीक से नहीं बताया कि यह खतरा क्या था, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति जानते थे कि यह उन्हें अपनी जान खो देने का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। त्रिपाठी जीवक्ति एक बार फिर से भ्रम और लाचारी की स्थिति में गिर गए। यह नहीं जानते थे कि कहाँ जाना है।
दूसरे पक्ष द्वारा छोड़ी गई जानकारी को अवशोषित करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति जगह पर रुक गए और थोड़ी देर के लिए सोचा, इससे पहले कि उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए अपनी तारा शटल भेजी। वह हार मानना नहीं चाहते थे। वह अभी अभी इस विशाल तारामंडल क्षेत्र में पहुंचे थे और अभी तक इस जगह के वास्तविक चमत्कारों को नहीं देखा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्होंने एक दिशा तय की और आगे उड़ने के लिए बिना किसी रोक टोक के अपनी शक्ति का उपयोग किया। हालांकि इसका कोई अंत नहीं लगता था। चाहे वह कितनी भी देर तक उड़े, वह अभी भी अनगिनत सुंदर तारों से घिरे हुए थे। वह यहाँ तक कि इस भ्रम को रखने में मदद नहीं कर सके कि वह एक निश्चित स्थिति के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, लगातार एक बड़े चक्कर में घूम रहे थे। अराजक क्षेत्र ने दिशा की उनकी पकड़ और उनकी स्थिति के निर्णय को प्रभावित किया। अक्सर तब भी जब वह सोचते थे कि वह सही दिशा में जा रहे हैं, ये वास्तव में बेकार था। तारे टिमटिमाए और तारामंडल क्षेत्र इतना विशाल था कि त्रिपाठी जीवक्ति नहीं जानते थे कि वह यहाँ कितने समय से घूम रहे थे। शायद ये जनवरी या फरवरी था, शायद यह 1 साल या इतना था। त्रिपाठी जीवक्ति को कोई अंदाजा नहीं था कि कितना समय बीत चुका था। यह इतना लंबा था कि त्रिपाठी जीवक्ति की खेती लगातार बढ़ रही थी और इस समृद्ध विश्व ऊर्जा वातावरण में वह तेजी से दूसरे कोटिसन क्षेत्र में टूट रहे थे। जिस गति से उनकी ताकत बढ़ी वह उनकी कल्पना से परे थी। आखिरकार त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने दिल में कुछ आराम और खुशी पाई। चुपके से त्रिपाठी जीवक्ति को महसूस हुआ कि यहाँ रहना उतना बुरा नहीं था जितना उन्होंने कल्पना की थी। जब तक वह खोज जारी रखेंगे, वह आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। एक दिन त्रिपाठी जीवक्ति अपनी तारा शटल के ऊपर क्रॉस लेग बैठे थे, उसे आगे उड़ने देते हुए जब वह ध्यान कर रहे थे। इस पल में उनका दिल पानी की तरह शांत था और वह शुरुआत में जितने घबराए हुए थे उतने नहीं थे। चूंकि वह फिलहाल बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए, वह इस अवसर का उपयोग अपनी ताकत को सुधारने के लिए कर सकते थे। उन्हें विश्वास था कि पूरे तारामंडल क्षेत्र में भी ऐसा खेती वातावरण अत्यंत दुर्लभ था। जब तक वे पर्याप्त मजबूत थे, वे इस अराजक क्षेत्र के प्रतिबंधों और भ्रम को तोड़कर बाहर निकलने में सक्षम होंगे। 2 मजबूत दिव्य आत्मा के उतार चढ़ाव और जीवन आभा अचानक उनकी इंद्रियों में प्रवेश कर गई। वे वही 2 बहनें थीं जिनसे वह पहले मिले थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी आंखें खोली और उनकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में उन्हें फिर से देखने में सक्षम होंगे। वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में असमर्थ लगती थी और इस अराजक गहराई में खो गई थी। इस पल में वे एक विशाल उल्कापिंड पर आराम कर रहे थे। उन्होंने आगे उड़ना जारी नहीं रखा और उल्कापिंड को उन्हें लक्ष्यहीन ढंग से आगे ले जाने दिया। वे 2 लोग एकमात्र जीवित प्राणी थे जिनसे त्रिपाठी जीवक्ति रास्ते में मिले थे। त्रिपाठी जीवक्ति खुद को उनके लिए सहानुभूति की एक सूक्ष्म भावना रखने से नहीं रोक सके। एक पल के लिए सोचते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी तारा शटल को बुलाया और उस क्षुद्रग्रह की ओर उड़ गए जिस पर वे थे। एक पल बाद त्रिपाठी जीवक्ति उल्कापिंड पर उतर गए और चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें नहीं ढूंढ पाए। इसके बजाय उन्होंने नजदीक में एक गुफा का प्रवेश द्वार पाया। वे अंदर क्या छिपा रहे हैं? त्रिपाठी जीवक्ति ने भान से कुड़ी। गुफा के प्रवेश द्वार तक सीधे चलते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने चिल्लाया, तुम अंदर हो, अंदर आओ और बात करो। 2 बहनों की आवाज अंदर से आई। उन्होंने भी त्रिपाठी जीवक्ति की पहचान उस आभा से आंकी थी जो उन्होंने छोड़ी थी, इसलिए वे सतर्क नहीं थे। त्रिपाठी जीवक्ति झुक गए और गुफा में प्रवेश किया, पूरे रास्ते अंदर चले गए। कुछ मोड़ों के बाद उन्होंने 2 अस्पष्ट आकृतियों को नजदीक में क्रॉस लेग बैठे हुए देखा, एक दूसरे से चिपके हुए। इस पल में दोनों महिलाओं का मनोबल उच्च नहीं लगता था। त्रिपाठी जीवक्ति ने हल्का सा महसूस किया कि वह मियाओ नामक छोटी बहन का मनोबल बहुत कम था, जैसे कि वह इस अराजक गहराई में खो जाने के कारण निराशा महसूस कर रही थी। हम फिर से मिलते हैं, बड़ी बहन ने धीरे से त्रिपाठी जीवक्ति को सिर हिलाया। हाँ, त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराए, हालांकि यह खुश होने की बात नहीं थी। तुम यहाँ क्यों छिपा रहे हो? क्या कोई खतरा है? कोई खतरा नहीं है, हम बस अपनी शक्ति और पवित्र ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना चाहते। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया है कि यहाँ छिपाने के लिए हमें तारामंडल क्षेत्र के कटाव का विरोध करने के लिए अपनी शक्ति को संचालन करने की आवश्यकता नहीं है? उन्हें ये कहते हुए सुनकर त्रिपाठी जीवक्ति होश में आए और सावधानीपूर्वक खुद को जांचा। जल्दी से यह पता चलाया कि तारामंडल क्षेत्र के पूरे क्षेत्र को भरने वाला तारामंडल क्षेत्र वास्तव में इस जगह में प्रवेश नहीं कर सका, जिससे उन्हें आराम करने की अनुमति मिली। हमारा सन क्रिस्टल और गोलियां खत्म हो गई हैं, इसलिए हम केवल यहाँ छिपा सकते हैं, वह म्याओ ने धीरे से कहा। इस बार वह उतनी शरारती नहीं थी जितनी कि वे पिछली बार मिले थे, उनकी अभिव्यक्ति बल्कि उदास थी। तुम खत्म हो गए हो? त्रिपाठी जीवक्ति स्तब्ध थे। हम यहाँ लंबे समय से खोए हुए हैं, बड़ी बहन ने समझाया। अगर हम फिर से बाहर जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते हैं, जब हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी, तो जो हमारा इंतजार कर रहा है वह केवल मौत है। तुम वास्तव में दयनीय हो। त्रिपाठी जीवक्ति उनकी स्थिति को समझ गए और आह भरे बिना नहीं रह सके। तुम किस बात पर खुश हो? वह मियाओ ने सूंघा, उनका स्वर कुछ खट्टा था। क्या मैं हूँ? त्रिपाठी जीवक्ति स्तब्ध थे। तुम हो, तुम जो कहना चाहते हो। अब तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम छिपाते रहने वाले हो? हम और क्या कर सकते हैं?
बड़ी बहन ने त्रिपाठी जीवक्ति को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, हमारे शरीर इतने मजबूत हैं कि हमें तारामंडल क्षेत्र की शक्ति का विरोध करने के लिए अपनी शक्ति को संचलन करने की आवश्यकता नहीं है। त्रिपाठी जीवक्ति एक सूखी हंसी छोड़ते हुए यह नहीं जानते थे कि क्या कहना है। अंधेरे में वह मियाओ की सुंदर आंखें अचानक चमक उठी क्योंकि उसने कहा, हाँ, तुम तारामंडल क्षेत्र के कटाव से नहीं डरते, इसलिए तुम्हें अपनी शक्ति के पूरक के लिए संत क्रिस्टल या गोलियों की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई अतिरिक्त संत क्रिस्टल या गोलियां हैं? अगर हैं, तो क्या तुम उन्हें बेच सकते हो? हाँ, उन्हें हमें उधार दे सकते हो। उन्होंने एक उम्मीद भरी झलक पहनी, जैसे कि उन्होंने नई आशा पाई हो। उनकी सुंदर आंखें त्रिपाठी जीवक्ति की ओर घूर रही थी। बड़ी बहन भी उनके शब्दों से प्रबुद्ध हुई। उनकी अभिव्यक्ति अचानक अपेक्षा की हो गई। मेरे पास कोई संत क्रिस्टल नहीं है, त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। दोनों बहनों ने एक ही समय में भान सिकुड़ी। चुपके से त्रिपाठी जीवक्ति को एक कंजूस आदमी होने के लिए कोसते हुए, जो नहीं जानता था कि एक सुंदर महिला को कैसे खुश किया जाता है। लेकिन मेरे पास क्रिस्टल पत्थर और कुछ गोलियां हैं, त्रिपाठी जीवक्ति ने जोड़ा। क्रिस्टल पत्थर, निम्न ग्रेड क्रिस्टल पत्थर। बड़ी बहन हैरान दिखी। क्रिस्टल पत्थर ठीक है, ये कुछ नहीं से बेहतर है। तो क्या तुम हमें कुछ उधार देने को तैयार हो? वह मियाओ ने दयनीय ढंग से पूछा। अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ साझा करता हूं तो कोई बात नहीं है। त्रिपाठी जीवक्ति ने एक पल के लिए सोचा। किसी भी मामले में उन्हें तारामंडल क्षेत्र में क्रिस्टल पत्थरों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी और वह अपनी खेती को बढ़ाने के लिए अपने चारों ओर से लगातार ऊर्जा अवशोषित कर सकते थे। महान, तुम वास्तव में एक अच्छे व्यक्ति हो, वह मियाओ ने जयकार की। उनका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। लेकिन तुम मुझे क्या दे सकती हो? त्रिपाठी जीवक्ति ने फिर से पूछा। वह मियाओ की खुशी उनके चेहरे पर कड़ी हो गई क्योंकि बड़ी बहन ने कुछ सतर्कता के साथ पूछा, तुम क्या चाहते हो? अंधेरे में त्रिपाठी जीवक्ति की आंखों ने दोनों बहनों पर झटका लगाया जब उन्होंने सोचा। वह वास्तव में नहीं जानते थे कि अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए इन दो बहनों से क्या मांगना चाहिए। भूल जाओ। बड़ी बहन का चेहरा अचानक उदास हो गया और उनका रुख बदल गया, ठंडे ढंग से कहते हुए, बस मान लो कि हमने कुछ नहीं कहा, हम इसके बजाय यहाँ हमेशा के लिए छिपाएंगे। बदबूदार आदमी, वह मियाओ ने भी चिल्लाया। उनकी सुंदर आंखें त्रिपाठी जीवक्ति की ओर जोर से घूर रही थी। उनका चेहरा सतर्कता से भरा हुआ था। सावधान रहो या हम बहनें मिलकर तुम्हें पीटेंगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से त्रिपाठी जीवक्ति को गलत समझ लिया था, ये सोचकर कि वह उनकी वर्तमान स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। डेमोन रहस्यमय पुस्तक से कुछ क्रिस्टल पत्थर और गोलियां निकालते हुए और उन्हें उनके सामने रखते हुए, इसे एक ऋण मानो। उन्होंने बहुत अधिक क्रिस्टल पत्थर नहीं निकाले और केवल आत्मा गोलियां निकाली, संत गोलियां भी नहीं, भले ही उनके पास बहुत थी। आखिरकार उन्हें और इन दो महिलाओं को केवल सहयोग से मिला हुआ माना जा सकता था और उनकी ज्यादा दोस्ती नहीं थी। अगर उन्होंने वास्तव में बहुत अधिक पवित्र गोलियां या आत्मा पत्थर निकाले तो यह उन्हें लालच दे सकता था और दो बहनें वास्तव में उनसे निपटने के लिए हाथ मिला सकती थी। त्रिपाठी जीवक्ति के पास उनसे सावधान रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। त्रिपाठी जीवक्ति के कार्यों ने दोनों बहनों को मौके पर ही स्तब्ध कर दिया। यह नहीं जानते थे कि वह अचानक बात करने में इतने आसान क्यों हो गए थे। बड़ी बहन के चेहरे पर ठंडक पिघलने के कुछ संकेत दिखाई दिए क्योंकि उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, अगर कोई मौका मिलता है तो हम निश्चित रूप से इसे 10 गुना वापस करेंगे। तो मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराए। मुझे बाहर निकलने का रास्ता खोजना जारी रखना है, इसलिए मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। ऐसा कहते हुए वह मुड़ गए और गुफा से बाहर निकल गए। जैसे ही वह गुफा छोड़ने वाले थे, बड़ी बहन की आवाज पीछे से आए, हम तलवार सांग से हैं, मेरा नाम वह जाओ है और मेरी बहन वह मियाओ है। मुझे याद रहेगा, मुझे उम्मीद है कि हम फिर से मिलेंगे, त्रिपाठी जीवक्ति ने जवाब दिया। त्रिपाठी जीवक्ति के जाने के बाद दोनों बहनों, वह जाओ और वह मियाओ ने एक दूसरे पर नजर डाली और वह मियाओ ने कहा, कितना अजीब व्यक्ति, हमें अपना नाम भी नहीं बताया, क्या वह कोई शिष्टाचार जानता है? कम से कम वह एक बुरा व्यक्ति नहीं है। वह जाओ ने अपने सामने क्रिस्टल पत्थरों और आत्मा गोलियों को देखा और उनके चेहरे पर एक हल्की कृतज्ञता थी। वह वास्तव में एक बहुत दूरस्थ जगह से आया था। इन क्रिस्टल पत्थरों और आत्मा गोलियों की गुणवत्ता इतनी खराब है कि वे ज्यादा शक्ति प्रदान नहीं कर सकते। वह मियाओ ने अपने होंठ सिकुड़े और उन चीजों पर टिप्पणी की जो त्रिपाठी जीवक्ति पीछे छोड़ गए थे। संतुष्ट रहो इन चीजों के साथ, हम अपनी शक्ति को खत्म करने के बारे में चिंता किए बिना कम से कम 1 या 2 महीने तक इस जगह का पता लगा सकते हैं। हालांकि हमारे मौके कम हैं, हम हार नहीं मान सकते। गुरु शायद पहले से ही हमें ढूंढ रहे होंगे। अगर वह यहाँ कुछ सुदृढ़ीकरण ला सकती हैं, तो हम यहाँ मरेंगे नहीं। बड़ी बहन, मुझे गुरु की बहुत याद आती है। मैं फिर कभी इस शापित जगह पर नहीं आऊंगी। अगर हमारा इस बार बैंगनी सितारा द्वारा पीछा नहीं किया गया होता तो हम इस स्थिति में नहीं गिरते, अकेले ही राजक गहराई में इतनी गहराई तक आते। क्या बैंगनी सितारा के लोग हमारा पीछा करेंगे? वे निश्चित रूप से हमें जाने नहीं देंगे। ये संभव है। आखिरकार वह चीज अभी भी हमारे हाथों में है। धिक्कार है, मुझे नहीं पता कि यह जानकारी कैसे लीक हुई। संग में निश्चित रूप से एक तिल है, वह मियाओ ने निर्णायक ढंग से कहा। चलो फिलहाल उस बारे में चिंता न करें, वर्तमान स्थिति में हमारा अस्तित्व अधिक महत्वपूर्ण है, दोनों बहनों ने कहा जैसे ही उन्होंने सावधानीपूर्वक क्रिस्टल पत्थर और आत्मा गोलियां रखी।
ये निम्न स्तरीय सामरियां, जिनकी उन्होंने पहले कभी परवाह नहीं की थी, अब उनकी आखिरी आशा बन गई थी, इसलिए उन्होंने उन्हें संभालने की हिम्मत नहीं की। गुफा के अंदर कुछ समय तक ठीक होने के बाद दोनों बहनें गुफा से बाहर निकल गईं और त्रिपाठी जीवक्ति से पूरी तरह से अलग दिशा में चली गईं, जीवन रक्षा के एक छोटे से मौके और बाहर निकलने का रास्ता खोज रही थीं। वह जाओ और वह मियाओ त्रिपाठी जीवक्ति के नाम को याद करते हैं। तलवार संग और बैंगनी सितारा के बीच क्या संघर्ष है। मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 986। क्रॉस सॉर्ड्स बैंगनी सितारा के साथ मुठभेड़। तारामंडल क्षेत्र के अंदर त्रिपाठी जीवक्ति अभी भी भटक रहे थे। वह जाओ और वह मियाओ बहनों से कुछ समय पहले अलग हो गए थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रगति नहीं की थी और उन्हें फिर से मिलने का सौभाग्य नहीं मिला था। इस दिन जैसे ही वह चारों ओर देख रहे थे, 3 आभाएं अचानक पीछे से उनके करीब आईं। ये आभाएं अत्यंत तेज और हत्यारे इरादे से भरी हुई थी। जैसे ही ये आभाएं फैल गई, त्रिपाठी जीवक्ति को अचानक महसूस हुआ कि उनकी त्वचा को सुइयों से चुभाया जा रहा है, जिससे वह थोड़ा पीले पड़ गए। ये वह जाओ या वह मियाओ नहीं थी, क्योंकि 3 लोग उनके करीब आ रहे थे और उनकी आभाओं से त्रिपाठी जीवक्ति बता सकते थे कि वे सभी तीसरी कोटि संत थे। उनकी आभाओं ने त्रिपाठी जीवक्ति को बहुत नाखुश किया और उन्हें खतरे की भावना भी महसूस हुई। ऐसा लगता था जैसे वे 3 लोग नहीं, बल्कि 3 खून के प्यासे दुष्ट जानवर थे। क्या मुझे उनसे बचना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? ये 2 विरोधाभासी विचार त्रिपाठी जीवक्ति के मन में चमके, लेकिन उन्होंने तुरंत रुककर चुपचाप इंतजार किया। इन 3 लोगों ने स्पष्ट रूप से उन्हें खोज लिया था, अन्यथा वे सीधे उनकी ओर नहीं दौड़ते। अगर उन्होंने इस समय उनसे बचने की कोशिश की, तो ये केवल उनका पीछा करने की उनकी इच्छा को जगाएगा। त्रिपाठी जीवक्ति निश्चित नहीं थे कि उनकी तारा शटल अपनी गति से उन्हें हिलाने में सक्षम होगी या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह आखिरकार लोगों के दूसरे समूह से मिले थे, इसलिए शायद एक मौका था कि वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते थे। अगर वह उनके तारा खंडों की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते, तो यह और भी बेहतर होगा। वह जाओ ने कहा था कि जब तक वह उनके तारा खंड की एक प्रतिलिपि प्राप्त करेंगे, इस अराजक गहराई को छोड़ने का एक मौका होगा। हालांकि संभावनाएं कम थीं, यह कोशिश करने लायक था। 3 तीसरी कोटि संतों के साथ त्रिपाठी जीवक्ति ने अनुमान लगाया कि भले ही वे वास्तव में लड़े, उनकी वर्तमान ताकत के साथ अगर वह पूरी कोशिश करते, तो उनके लिए बिना किसी नुकसान के भाग जाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे कि उनके पास डरने के लिए कुछ नहीं था। 3 नीली रोशनी तारामंडल क्षेत्र के माध्यम से उड़ी, उनके पीछे रोशनी की लंबी लकीरें घसीटते हुए वे त्रिपाठी जीवक्ति के करीब आए। एक पल बाद नीली रोशनी त्रिपाठी जीवक्ति के सामने रुक गई और 3 आकृतियां दिखाई दी। इन 3 लोगों में से प्रत्येक के पास अपनी तारा शटल थी, वह जाओ और वह मियाओ के विपरीत, जो एकल तारा शटल साझा करते थे। ये स्पष्ट था कि इन तीनों के पास मजबूत वित्तीय संसाधन थे। 2 पुरुष और 1 महिला। पुरुषों में से एक अत्यंत विशाल और एक गरिमापूर्ण व्यवहार रखता था। दूसरा आदमी पतला था और उसके चेहरे पर एक सनकी मुस्कान थी। वह अपने हाथ में एक चांदी की कटार के साथ खेल रहा था। समय समय पर उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी खिल जाती थी जब वह त्रिपाठी जीवक्ति को बीमार इरादों से देखता था। जहां तक महिला की बात है, उसका एक मोहक आंकड़ा और एक जोड़ी पानीदार आड़ू फूल आंखें थीं। उसने बहुत रुचि के साथ त्रिपाठी जीवक्ति को ऊपर और नीचे देखा और थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर रुचि की एक झलक दिखाई दी। जैसे ही वे दिखाई दिए, त्रिपाठी जीवक्ति जानते थे कि उनकी चिंताएं सच हो गई थीं। हर कोई वह जाओ और वह मियाओ जितना आसान नहीं था बात करने के लिए। ये 3 लोग पहली नज़र में अच्छे लोग नहीं लगते थे। अगर चीजें अच्छी नहीं चली, तो वे वास्तव में बाद में कुछ परेशानी पैदा कर सकते थे। बच्चे, तुम कहाँ से आए हो? विशाल आदमी ने ठंडे ढंग से त्रिपाठी जीवक्ति को घूरकर देखा और धीमी आवाज में पूछा। एक महिमा थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, जैसे कि वह त्रिपाठी जीवक्ति की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था और अपनी इच्छा से अपने जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता था। मैं एक निम्न स्तरीय दुनिया से आया हूँ। त्रिपाठी जीवक्ति ने सावधानीपूर्वक अपने शब्दों को चुना और सावधानी से कहा, मैं यहाँ लंबे समय से खोया हुआ हूँ और बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया हूँ। अगर यह सुविधाजनक है, तो क्या आप मुझे अपनी तारा शटल उधार दे सकते हैं ताकि मैं इसकी एक प्रतिलिपि बना सकूं? ये वही था जो वह जाओ ने उन्हें पहले बताया था। हालांकि वह नहीं जानते थे कि तारा शटल की एक प्रतिलिपि कैसे बनाई जाती है। जब तक वह दूसरे पक्ष की तारा शटल प्राप्त कर सकते, उन्हें इसका पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। तारा की एक प्रतिलिपि बनाओ। आदमी ने कटाक्ष किया, एक पल के लिए संकोच किया, फिर सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक चंचल झलक थी। जरूर, लेकिन तुम्हें ईमानदारी से मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या? त्रिपाठी जीवक्ति ने थोड़ी सी भी खुशी नहीं दिखाई, क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा था कि दूसरा पक्ष उतना ही आसान होगा जितना वे दिखाई दिए। जब आदमी सहमत हुआ, तो दूसरे पतले आदमी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने हाथ में कटार चाटा। ऐसा लगता था जैसे वह एक वक्त शुरू करने वाला हो। त्रिपाठी जीवक्ति ने अनुमान लगाया कि जैसे ही वह सवाल का जवाब देना समाप्त करेंगे, पतला आदमी तुरंत अपना कदम उठाएगा। दूसरे पक्ष का उन्हें तारा शटल की एक प्रतिलिपि बनाने देने का कोई इरादा नहीं था। तुमने कहा कि तुम यहाँ लंबे समय से खोए हुए हो। फिर क्या तुमने 2 लड़कियों को देखा है? हाँ, उन्हें सफेद कपड़े पहनने चाहिए जिनके सीने पर एक तलवार आकार का प्रतीक कढ़ाई किया गया हो।
त्रिपाठी जीवप्ती ने भान से कुड़ी, अचानक समझते हुए कि यह आदमी वह जाओ और वह म्याओ के बारे में पूछ रहा था। अचानक एक विचार उनके दिमाग में चमका, क्योंकि उन्हें याद आया कि जब वह पहली बार दो बहनों से मिले थे तो वह म्याओ ने एक बार कुछ अप्रत्याशित कहा था कि उनका कुछ लोगों द्वारा पीछा किया जा रहा था। क्या यह उनके सामने के ये 3 लोग थे जो उनका पीछा कर रहे थे? त्रिपाठी जीवप्ती के मनन ने कुछ दोष प्रकट किए और विशाल आदमी की आंखें चमक उठी, क्योंकि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और चिल्लाया, तुमने उन्हें देखा है ना? तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने जवाब नहीं दिया और इसके बजाय पूछा, लड़के, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में तुम्हें पूछताछ करनी चाहिए, बस सवाल का जवाब दो और तुम्हें इससे फायदा होगा। बेशक, अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो मुझे तुम्हें सहयोग कराने में कोई आपत्ति नहीं है। पतला आदमी बुराई से मुस्कुराया, क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती को एक जहरीले सांप की तरह घूर कर देखा। इस बिंदु पर इनकार करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती ने बस सिर हिलाया। हाँ, मैंने उन्हें देखा है। तुमने उन्हें कब देखा और वे अब कहाँ हैं? विशाल आदमी ने बेचैनी से पूछा, जैसे कि वह जाओ और वह म्याओ उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मुझे सटीक समय नहीं पता, लेकिन लगभग 1 महीने पहले वे एक उल्कापिंड पर उतर गई और मैंने उनसे दिशाओं के लिए पूछा, त्रिपाठी जीवप्ती ने ईमानदारी से कहा। 1 महीना पहले? ये किस तरह का उल्कापिंड था? ये कहाँ था? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने कंधे उचकाए, मुझे याद नहीं है। अयोग्य! विशाल आदमी ने गुस्से से चिल्लाया, स्पष्ट रूप से थोड़ा घबराया हुआ और परेशान था। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। लियुशान, तुम उससे क्यों गुस्सा हो? मोहक महिला हंसने लगी, और वह अत्यंत मोहक थी क्योंकि उसने अपने मोटे नितंबों को मोड़ा, जिससे आत्मा चोरी करने वाली लहरों के चक्र बाहर निकल गए। वह बस एक छोटा साथी है जो यहाँ खो गया है। वह क्या जानेगा? हालांकि कम से कम हम निश्चित हो सकते हैं कि वे 2 छोटी छोकरियां यहाँ हैं। ऐसा कहते हुए उसने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर एक कोमल झलक फेरी और धीरे से कहा, छोटे लड़के, डरो मत। बड़ी बहन तुमसे पूछना चाहती है, क्या वे दोनों भी खो गई हैं? यह आवाज एक अदृश्य हाथ की तरह थी जो त्रिपाठी जीवप्ती के दिल में पहुंचा, उनकी दिल की धड़कन को तोड़ा, जिससे उनका खून खौल उठा और उनके दिल की गहराइयों से एक आदिम भावना उमड़ पड़ी। एक मोहक तकनीक। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक महसूस की और कांपने से खुद को नहीं रोक सके, लेकिन उन्होंने अभी भी मोह की एक झलक डाली और कहा, हाँ, वे वास्तव में खो गई हैं। मैंने उन्हें कहते हुए सुना कि उनकी तारा शटल में तारा क्षतिग्रस्त हो गया था। त्रिपाठी जीवप्ती के प्रदर्शन ने सुंदर महिला को काफी संतुष्ट किया और उसने लियुशान नामक विशाल आदमी की ओर एक विजयी नजर डाली, लेकिन विशाल आदमी ने सुंदर महिला के तरीकों को नापसंद किया लगता था और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर उसकी नजर अधिक से अधिक अमित्र हो गई, ये सोचकर कि यह छोटा बदतमीज एक विकृत था जो उसकी सुंदरता के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका। हाँ, यह अच्छा है कि वे खो गईं। पतला आदमी हंसा, उसे मार डालो, चूंकि वह उन 2 छोटी छोकरियों के ठिकाने को नहीं जानता, उसे जीवित रखने का कोई मतलब नहीं है। लियुशान ने बेचैनी से अपना हाथ हिलाया। पतले आदमी के शरीर से अचानक एक ठंडी आभा फूट पड़ी, जैसे कि वह त्रिपाठी जीवप्ती को मारने का इंतजार नहीं कर सका। क्या जल्दी है? सुंदर महिला ने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की। तुम्हें उसकी किस लिए चाहिए? यह मत भूलो कि हमारे पास अभी भी एक मिशन पूरा करना है। जब तक हम इस मिशन को पूरा करते हैं, तुम जितने चाहो उतने पुरुष रख सकते हो, लियुशान ने शांति से कहा। तो क्या होगा अगर मैं तुम्हें चाहती हूँ? सुंदर महिला ने लियुशान पर आंख मारी। भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता, मैं कुछ और साल जीना चाहता हूँ। लियुशान ने ठंडे ढंग से कटाक्ष किया, थोड़ी सी भी रुचि नहीं दिखाई। तो उसे मत मारो, एक सन क्षेत्र का लड़का कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम आसानी से प्राप्त कर सकते हो, क्या उसे बस मारना बहुत व्यर्थ नहीं होगा? सुंदर महिला का चेहरा कड़ा हो गया। इसके अलावा हमने पहले से ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है, क्या हमें वापस जाकर इसकी रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए? क्या तुम अभी भी खोज जारी रखना चाहते हो? इस विशाल तारामंडल क्षेत्र में 2 लोगों को ढूंढना कितना आसान हो सकता है? लियुशान ने लंबे समय तक संकोच किया, इससे पहले कि आखिरकार कहा, भूल जाओ, हम तुम्हारी इच्छा के अनुसार करेंगे, हमें वास्तव में वापस जाकर इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। वह सुंदर महिला को नाराज करने के लिए अनिच्छुक लगता था और आखिरकार समझौता कर लिया। युवा आदमी, बड़ी बहन के पास आओ, बड़ी बहन तुम्हारी रक्षा करेगी, मेरे यहाँ होने पर कोई भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। सुंदर महिला ने उत्साहपूर्वक त्रिपाठी जीवप्ती को इशारा किया। धन्यवाद। त्रिपाठी जीवप्ती का मुंह फूला, एक पल के लिए संकोच किया, इससे पहले कि कहा, मैं तुम्हारे साथ सहयोग कर सकता हूँ। वास्तव में मेरे उन 2 छोकरियों के साथ कुछ मनमुटाव है। ओह, किस तरह का मनमुटाव? सुंदर महिला ने उसे जिज्ञासा से देखा, यहाँ तक कि लियुशान और पतला आदमी भी परेशान थे। उनका संत क्रिस्टल और गोलियां खत्म हो गई, इसलिए उन्होंने उन सभी को मुझसे ले लिया, त्रिपाठी जीवप्ती ने गुस्से से कहा। सुंदर महिला अपना मुंह ढकने से खुद को नहीं रोक सकी। लियुशान और पतले आदमी ने भी जल्दी से त्रिपाठी जीवप्ती को अपनी दिव्य इंद्रियों से झांका और पाया कि उनके पास वास्तव में कोई अंतरिक्ष कलाकृति नहीं थी, इसलिए उन्होंने तुरंत उन पर विश्वास किया। वे सभी जानते थे कि वह जाओ और वह मियाओ के पास किस तरह की खेती थी, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती, एक पहली कोटि संत, स्वाभाविक रूप से उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं था। जैसे कि त्रिपाठी जीवप्ती की कहानी में कोई दोष नहीं लगता था। जब हम उन्हें ढूंढते हैं तो वे तुम्हारे निपटान में होंगी।
सुंदर महिला ने त्रिपाठी जीवप्ती की बांह पकड़ी और उनके कान में सांस ली। उनके भरे हुए स्तन त्रिपाठी जीवप्ती की कोहनी से बाहर निकले हुए थे और उनका कोमल शरीर लगातार त्रिपाठी जीवप्ती के किनारे के करीब खींचता रहा, जलता हुआ गर्म। वास्तव में त्रिपाठी जीवप्ती को खुशी से आश्चर्य हुआ, उनके चेहरे पर एक कामुक अभिव्यक्ति दिखाई दी। वास्तव में जब समय आएगा हम उन्हें एक साथ यातना देंगे। सुंदर महिला ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मुझे इस तरह का काम करना सबसे ज्यादा पसंद है। पतला आदमी किनारे से खुश हुआ। बेशक आधार यह है कि तुम्हें तब तक जीवित रहना होगा। लड़के, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसके साथ वापस जाने के बजाय अभी मारा जाना चुनता। लियू शा, अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई भी तुम्हें गूंगा नहीं सोचेगा। सुंदर महिला ने पतले आदमी को जोर से घूरकर देखा। लियू शा ने अपने कंधे उचकाए और कुछ और नहीं कहा। क्या तुम्हारे साथ वापस जाना खतरनाक है? त्रिपाठी जीवप्ती सुंदर महिला को देखने के लिए मुड़े। उनके चेहरे पर एक तिरस्कार की झलक थी, जैसे कि वह मौत शब्द लिखना नहीं जानते थे, बोलते समय दूसरे पक्ष के भरे हुए स्तनों को कोहनी से मारते हुए भी। इतनी करीबी दूरी पर जब तक वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते, इस सुंदर महिला के पास बचने की कोई आशा नहीं होगी। लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में काम नहीं किया। उन्होंने महसूस किया कि भले ही ये 3 लोग अच्छे लोग नहीं थे, कम से कम उनका पीछा करने से उन्हें अराजक गहराई छोड़ने की अनुमति मिलनी चाहिए। यही वह था जो त्रिपाठी जीवप्ती इस समय सबसे ज्यादा चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना समय बिताने का फैसला किया। ये कैसे हो सकता है? सुंदर महिला हंसने लगी। न केवल कोई खतरा नहीं होगा, बड़ी बहन भी तुम्हें एक अविस्मरणीय अनुभव देगी। तो मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवप्ती तलवार संघ की बहनों का पीछा कर रहे बैंगनी सितारा के सदस्यों के साथ बाहर निकलने के लिए सहयोग करने का फैसला करते हैं। बैंगनी सितारा तलवार संघ की बहनों से क्या चाहता है? त्रिपाठी जीवप्ती के लिए क्या खतरे इंतजार कर रहे हैं जब वह वापस जाएंगे? मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 987। शिव बैंगनी सितारा के जहाज पर और सौंदर्य के जाल में। त्रिपाठी जीवप्ती नहीं जानते थे कि इन तीनों का वह जाओ और वह म्याओ बहनों के साथ किस तरह का मनमुटाव था, लेकिन उनकी बातचीत से वह अनुमान लगा सकते थे कि वे भी इस अराजक गहराई के छिपे हुए खतरों से काफी सतर्क थे। इसलिए कुछ भरोसेमंद जानकारी प्राप्त करने के बाद वे वापस लौटने और अपने वरिष्ठों को इसकी रिपोर्ट करने का इंतजार नहीं कर सके ताकि वे इस जगह को छोड़ सकें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ लौटे, जब तक वह उनका पीछा करते थे। त्रिपाठी जीवप्ती को महसूस हुआ कि वह इस तारामंडल क्षेत्र में प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़ सकते हैं जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक परेशान किया था। इस जगह को छोड़ने के बाद उन्हें बस इतना करना था कि इन तीनों से छुटकारा पाने का एक उपयुक्त अवसर ढूंढना था। पूरे रास्ते त्रिपाठी जीवप्ती का प्रदर्शन बहुत सहयोगी और शांत था, जिससे उन तीनों ने धीरे धीरे उनके प्रति अपनी सतर्कता कम कर दी। एक प्रथम कोटि संत, वे तीनों वास्तव में उनकी ज्यादा परवाह नहीं करते थे। उनके शब्दों ने अनजाने में कुछ जानकारी प्रकट की, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती को यह जानने की अनुमति मिली कि वे बैंगनी सितारा नामक एक शक्ति से संबंधित थे। विशाल आदमी को लियूशान कहा जाता था, एक सांप जैसे पतले आदमी को लियूशा कहा जाता था और सुंदर महिला को बिया कहा जाता था। इन तीनों की तारा शटल त्रिपाठी जीवप्ती की तुलना में उच्च श्रेणी की थी, जिससे उन्हें तारामंडल क्षेत्र के माध्यम से बहुत तेज उड़ने की अनुमति मिली। इसे समझते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने चुपके से खुशी मनाई, ये सोचकर कि उन्होंने सही चुनाव किया कि जब उन्होंने पहली बार उनकी आभाओं का पता लगाया तो तुरंत उनसे बचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि भले ही उन्होंने उस समय उनसे बचने की कोशिश की होती तो भी वह शायद उनके पीछा से बचने में सक्षम नहीं होते। कुछ दिन उड़ने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती आखिरकार सुंदर महिला से पूछे बिना नहीं रह सके, अब हम कहाँ जा रहे हैं? चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। बिया हंसने लगी, त्रिपाठी जीवप्ती के सवाल का जवाब नहीं देते हुए। लियूशा ने त्रिपाठी जीवप्ती पर एक अर्थपूर्ण नजर डाली, अर्थपूर्ण ढंग से हंसते हुए। देखो, हम लगभग वहां पहुंच गए हैं। बिया ने अचानक आगे इशारा किया, उनकी सुंदर आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उस दिशा में देखते हुए जहां वह इशारा कर रही थी, त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें संकीर्ण हो गईं और वह लगभग चिल्लाए। अंधेरे और ठंडे तारामंडल क्षेत्र में कहीं एक विशाल जानवर जैसी आकृति तेजी से करीब आ रही थी। यह आकृति कम से कम 1000 मीटर लंबी थी, जो इसे एक राजसी रूप देती थी। हालांकि इसकी आकृति बड़ी थी, इसकी गतिविधियां शांत और अत्यंत तेज थीं। जब उन्होंने इस विशाल आकृति को देखा तो लियूशान, लियूशा और बिया एक आरामदायक झलक दिखाए बिना नहीं रह सके, जैसे कि वे अभी अभी घर लौटे हों। वे इस समय तक अराजक गहराई में कांटों पर थे। एक दुष्ट जानवर, त्रिपाठी जीवप्ती ने भान सिकुड़ी और बुदबुदाया, साथ ही साथ अपनी दिव्य इंद्रिय जारी करते हुए, लेकिन जल्दी से पता चलाया कि इस विशाल आकृति में थोड़ी सी भी जीवन शक्ति नहीं थी और इसके बजाय एक कलाकृति की तरह ऊर्जा के उतार चढ़ाव निकल रहे थे। एक दुष्ट जानवर, बिया ने आश्चर्य से त्रिपाठी जीवप्ती पर झटका लगाया इससे पहले कि वह हंसने लगी। यान, तुम इतने प्यारे हो, वह कैसे एक दुष्ट जानवर हो सकता है? वह मेरे बैंगनी सितारा का संत का अंतरिक्ष जहाज है। अंतरिक्ष जहाज? त्रिपाठी जीवप्ती दंग रह गए। हालांकि उन्होंने वह जहाज नहीं देखा था जो वास्तव में मोडू के नीचे सील किया गया था, वह कम से कम उसकी शक्ति को समझ सकते थे। वह एक प्राचीन स्टारशिप था, तो क्या ये वही चीज थी जो तारामंडल क्षेत्र में उड़ने के लिए उपयोग की जाती थी? लियूशान ने त्रिपाठी जीवप्ती को सोचते हुए देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया और तिरस्कारपूर्वक कटाक्ष किया।
त्रिपाठी जीवप्ती के शब्दों ने तुरंत प्रकट किया कि वह वास्तव में एक निम्न स्तरीय दुनिया से आए थे, अन्यथा उनके लिए एक स्टारशिप जैसी इतनी बड़ी कलाकृति को कभी नहीं देखना असंभव होता। जब त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें पहले इस तरह जवाब दिया था तो लियूशान ने इसके नीचे जाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वह त्रिपाठी जीवप्ती को जीवित छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब लियूशान निश्चित थे कि यह मूर्ख वास्तव में एक निम्न स्तरीय दुनिया से आया था। जैसे जैसे दूरी बंद होती गई, त्रिपाठी जीवप्ती ने आखिरकार वह देखा जिसे उन्होंने गलती से एक दुष्ट जानवर समझ लिया था। ये एक कांस्य जहाज था जो 1000 फीट लंबा था। ये कुछ हद तक उस फटे हुए जहाज के समान था जो मोडू के नीचे सील किया गया था। हालांकि यह जहाज मोडू के नीचे वाले से थोड़ा बड़ा था। क्या हड्डी दौड़ हजारों साल पहले इस तरह की चीज पर टोंगजुआन क्षेत्र में पहुंची थी? त्रिपाठी जीवप्ती दंग रह गए, लंबे समय तक बोलने में असमर्थ थे। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उनकी योजना शायद विफल होने वाली थी। उन्होंने सोचा था कि ये 3 लोग अराजक गहराई छोड़ने के लिए अपनी तारा शटल का उपयोग करेंगे, इसलिए उन्होंने सहयोग किया था और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए एक अवसर का इंतजार किया था। लेकिन अब ऐसे विशाल कांस्य जहाज का सामना करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने पता चलाया कि वह कितने छोटे थे। अगर वह वास्तव में उनके साथ इस कांस्य जहाज में प्रवेश करते तो वह निश्चित रूप से एक जार में कछुआ बन जाते। अंदर निश्चित रूप से एक संत राजा क्षेत्र का मास्टर होगा। जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती भागने के बारे में सोच रहे थे, लियूशान ने अचानक अपनी आस्तीन से एक हथेली के आकार की कंपास जैसी कलाकृति निकाली। ये कंपास जैसी कलाकृति एक फीकी रोशनी के साथ चमक उठी, क्योंकि त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी दिव्य इंद्रिय जारी की और इसमें प्रवेश किया, जाहिर तौर पर किसी के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया। एक पल बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने इस कलाकृति को फिर से रख दिया और एक धमाके के साथ कांस्य जहाज का नीचे टूट गया। चलो चलते हैं। लियूशान ने अपना हाथ हिलाया और दरार की ओर उड़ने के लिए नेतृत्व लिया। लियूशा और बिया करीब से पीछे चल रहे थे। एक पल में उन तीनों ने त्रिपाठी जीवप्ती को दरार में ले लिया और जहाज के अंदर पहुंच गए। उन तीनों के कांस्य जहाज पर कदम रखने के बाद दरार अपने आप बंद हो गई। त्रिपाठी जीवप्ती इस दृष्टि से चकाचौंध थे, एक देहाती की तरह जो अभी अभी एक समृद्ध शहर में प्रवेश किया था। हालांकि उनके दिल में कड़वाहट असहनीय थी, क्योंकि जिस पर उन्होंने इस जहाज पर कदम रखा उन्होंने सभी दिशाओं से अत्यंत शक्तिशाली जीवन आभा और जीवन आभा महसूस की। इन आभाओं में से अधिकांश संघ क्षेत्र के मास्टर्स से संबंधित थीं और उनमें से 2 या 3 और भी मजबूत थीं, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती का दिल असुविधाजनक रूप से धड़क उठा, जिससे उन्हें महसूस हुआ कि वह विरोध करने में शक्तिहीन थे। ऐसा लगता था जैसे यह आभा अकेले उनकी इच्छा को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। संत राजा क्षेत्र। इस कांस्य जहाज के अंदर वास्तव में एक संत राजा क्षेत्र का मास्टर था। लियूशान, तुम बहुत देर से वापस आए हो, एक तीसरी कोटि संत क्षेत्र का मास्टर चलकर आया और चिल्लाया। हमने थोड़ा चक्कर लिया, लेकिन हम कुछ जानकारी प्राप्त करने में सफल रहे। ओह, आदमी ने भान सिकोड़ी, क्या जानकारी? वे 2 छोटी छोकरियां वास्तव में अराजक गहराई में आईं और उनकी तारा शटल पिछली लड़ाई में क्षतिग्रस्त हो गईं, इसलिए वे अब यहाँ खो गई हैं। तुमने ये जानकारी कहाँ से प्राप्त की? ये कितना भरोसेमंद है? आदमी की आंखों में एक रोशनी चमक उठी। इस छोटे बदतमीज ने हमें बताया कि वह उन 2 बहनों से मिला था और उसने उससे सभी क्रिस्टल पत्थर और गोलियां छीन ली, इसलिए मुझे लगता है कि वे 2 छोकरियां ज्यादा देर तक नहीं चल पाएंगी। लियूशान ने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर इशारा किया। तभी आदमी ने त्रिपाठी जीवप्ती के अस्तित्व पर ध्यान दिया और उन्हें देखते हुए अपनी आंखें घुमाई। इससे पहले कि उदासीनता से सिर हिलाया। यह अच्छा है, जब तक वे अभी भी राजक गहराई में हैं, वे हमारी पकड़ से भागने में सक्षम नहीं होंगी। हमें जल्दी से गुरु को इस खबर की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है और देखें कि वह क्या फैसला करते हैं। मैं बस जाने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? लियूशान ने पूछा। तो चलो एक साथ चलते हैं। ऐसा कहते हुए वे दोनों जहाज की गहराइयों की ओर कदम मिलाकर चले गए। यह महिला नहीं जाएगी, मैं उसे पहले आराम करने के लिए वापस ले जाऊंगी, बिया ने हल्के से मुस्कुराया इससे पहले कि त्रिपाठी जीवप्ती की बांह पकड़ी और एक अलग दिशा में चल दी। लियूशान नाखुश होकर भान सिकुड़ी, लेकिन उन्हें नहीं रोका, इसके बजाय बस उन्हें याद दिलाया, ज्यादा पागल मत हो। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, बिया कोमलता से मुस्कुराई। पूरे जहाज के माध्यम से बिया का पीछा करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने देखा कि वह जहाज की आंतरिक संरचना से बहुत परिचित थी। पूरे रास्ते में उनका सामना कई साधकों से हुआ, जिनमें से किसी की भी खेती ट्रांसेंडेंट क्षेत्र से नीचे नहीं थी, वे सभी संत क्षेत्र के थे। हालांकि जब इन लोगों ने बिया को देखा तो वे सभी डर में उनसे बचते थे, जैसे कि वे एक जहरीले बिच्छू से बच रहे हों। बिया के दूर जाने के बाद ही वे आराम करते थे। जब उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को देखा जिसे बिया पकड़े हुए थी, तो उनके चेहरे पर सहानुभूति की एक झलक दिखाई दी, जो शैडन फ्रूट के एक संकेत के साथ मिश्रित थी। त्रिपाठी जीवप्ती खुद को थोड़ा असुविधाजनक महसूस किए बिना नहीं रह सके। वह लगभग भविष्यवाणी कर सकते थे कि यह सुंदर महिला उनके साथ क्या करने जा रही थी, और इन साधकों के रूप से वह अनुमान लगा सकते थे कि अगर उन्होंने वास्तव में उनके साथ कुछ किया तो उनका अंत शायद बहुत दुखद होगा। सस्ती छोकरी, त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने दिल में शाप दिया, लेकिन उनका चेहरा भावहीन रहा। लगातार उस मार्ग का अवलोकन करते रहे जो उन्होंने लिया था, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के प्रयास में इसे गहराई से अपने दिमाग में अंकित करते रहे।
थोड़ी देर बाद बिया त्रिपाठी जीवक्ति को एक निश्चित कमरे में लाई। दरवाजा खोलते हुए बिया ने त्रिपाठी जीवक्ति को इशारा किया, अंदर आओ। त्रिपाठी जीवक्ति ने नम्रतापूर्वक अंदर चलकर गया और चारों ओर देखा। जल्दी से पता चलाया कि ये बिया का निवास होना चाहिए। पूरा कमरा एक फीकी खुशबू से भरा हुआ था, बहुत मजबूत नहीं लेकिन बस सही। कमरे को गुलाबी रंगों से सजाया गया था, जिससे ये बहुत गर्म और आरामदायक लगता था, जिससे किसी को भी प्रवेश करने पर गर्मी और आराम की भावना महसूस होती थी। अपनी सतर्कता को कम करते हुए कमरे के अंदर एक छोटा अगरबत्ती बना था। वह नहीं जानते थे कि ये किस तरह की अगरबत्ती थी, लेकिन जब त्रिपाठी जीवक्ति ने इसकी एक झटका लिया तो उनके शरीर में अनजाने में कुछ सूक्ष्म प्रतिक्रियाएं हुई। उनका खून तेज से बहना शुरू हो गया और उनके दिल की गहराई में उनकी सहज प्रवृत्ति जागृत होने लगी। त्रिपाठी जीवक्ति की स्पष्ट आंखें लाल रोशनी की एक फीकी परत से ढकी हुई थी। उनके कानों में एक मुलायम फुसफुसाहट लगती थी जो उनकी आत्मा को चोरी करती थी, जिससे उनका सांस भारी हो गया। किसी समय बिया त्रिपाठी जीवक्ति के सामने पहुंच गई थी। उनकी आड़ू फूल आंखों की जोड़ी एक अजीब रोशनी के साथ चमक रही थी। उनके जैद सफेद हाथ त्रिपाठी जीवक्ति के सीने को सहला रहे थे। उनका चेहरा लाल हो गया था, जिससे वह और भी मोहक लगती थी। उन्होंने संतुष्टि के साथ त्रिपाठी जीवक्ति को देखा। उनका उग्र गर्म कोमल शरीर पहल करते हुए अपने भरे हुए स्तनों को त्रिपाठी जीवक्ति के मजबूत सीने के खिलाफ दबा रहा था। उनकी मानिक लाल आंखें मरोड़ गई और उनके गले से दबी हुई कराहों का एक विस्फोट आया। उन्होंने धीरे से त्रिपाठी जीवक्ति को बिस्तर की ओर धकेल दिया। तुम क्या कर रही हो? त्रिपाठी जीवक्ति का सांस भारी था जब उन्होंने उन्हें घूरकर देखा, एक कुंवारी की तरह हंसे। त्रिपाठी जीवक्ति की प्रतिक्रिया से बिया बहुत संतुष्ट लगती थी। संघर्ष से भरी हुई उस तरह की अभिव्यक्ति हमेशा देखने के लिए उनकी पसंदीदा चीजों में से एक थी। वह अक्सर पुरुषों की तर्कसंगतता को नष्ट कर देती थी, उन्हें जंगली जानवरों में बदल देती थी, इससे महान संतुष्टि प्राप्त करती थी। बिया कदम दर कदम त्रिपाठी जीवक्ति के करीब आई, उन्हें लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर करते हुए। उनकी सांस सुगंधित थी जब उन्होंने कहा, ये बड़ी बहन का कमरा है, कोई अंदर नहीं आएगा, तुम जो चाहो वह कर सकते हो। उनका सांस भी भारी हो गया, उनका कोमल शरीर लगातार मोड़ रहा था। उनके सीने पर दो प्रक्षेपण कठोर हो गए थे क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति के सीने के खिलाफ रगड़ा। एक अकथनीय खुशी का विस्फोट लाया। इस पल में बिया एक असंतुष्ट महिला में बदल गई लगती थी। त्रिपाठी जीवक्ति सुगंधित बिस्तर पर गिर गए और उन्होंने पहल करते हुए उन पर चढ़ गईं। बिना किसी शिष्टाचार के उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति को नग्न करना शुरू कर दिया। त्रिपाठी जीवक्ति ने लगातार अपनी लार निगल ली, जैसे कि वह पहले से ही उनके कोमल आलिंगन में गिर गए हों। बिना किसी संकोच के उन्होंने पहल करते हुए अपने दो बड़े हाथ बाहर निकाले और फैंगटी को पकड़ लिया। बिया एक मोहन उपयोग करता है और त्रिपाठी जीवक्ति को बहकाने की कोशिश कर रही है। क्या त्रिपाठी जीवक्ति उसे हराने और स्टारशिप से भागने में सक्षम होंगे? बैंगनी सितारा की सर्वोच्च शक्ति कौन है? मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 988, कलिजन षड्यंत्र का खुलासा और शक्ति कक्ष। बिया का कोमल शरीर अचानक तनावग्रस्त हो गया और उन्होंने एक मुलायम आह भरी इससे पहले कि त्रिपाठी जीवक्ति को घूरकर देखा और फुसफुसाया, कोमल रहो, तुम मुझे तोड़ दोगे। छोकरी, त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने दिल में शाप दिया, लेकिन वह अपने दिल की गहराइयों में उत्साह की भावना महसूस किए बिना नहीं रह सके, खासकर जब उन्होंने अपने हाथों में दो शिखरों को देखा। उनकी अद्भुत लोच ने उन्हें लगभग सोचने की अपनी क्षमता खो दी और उनकी हथेलियों से निकलने वाली गर्मी उनके मनोवैज्ञानिक सुरक्षा को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। बिया वासना की स्थिति में लगती थी, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति को गहराई से पता था कि उनके शरीर में शक्ति का प्रवाह अजीब हो गया था। उनका पूरा मिजाज भी बिना किसी निशान के बदल रहा था, जिससे वह और भी आकर्षक और स्वादिष्ट लगती थी। कोई भी आदमी जो उनसे सवारी करता था वह उनके प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाएगा। ये सुंदर महिला एक पके आड़ू की तरह थी। उनकी खुली त्वचा एक अजीब लाल रोशनी के साथ चमक रही थी, जैसे कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके शरीर का कौन सा हिस्सा एक मुट्ठी भर पानी को बाहर निकालना संभव था। ऐसी महिला में सभी पुरुषों के लिए एक घातक आकर्षण था। त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें लाल हो गईं क्योंकि उनकी पुतलियां फैल गईं। अपने शरीर और मन को नियंत्रित करने में असमर्थ, उनके दो बड़े हाथ यांत्रिक रूप से उनके शिखरों को मालिश कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने अपना दिमाग खो दिया था। थोड़ी देर तक चुपचाप अवलोकन करने के बाद बिया की सुंदर आंखों की जोड़ी में एक आत्मसंतुष्ट झलक चमक उठी। वह जानती थी कि उनके नीचे का आदमी पूरी तरह से उनके द्वारा जीत लिया गया था और अब वह उनके साथ जो कुछ भी चाहती थी वह कर सकती थी। उन्होंने अनगिनत पुरुषों पर कब्जा कर लिया था और जैसे ही वह उनके साथ उलझती थी वह उनके सभी रक्तसार को अवशोषित कर सकती थी और इसका उपयोग अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कर सकती थी। जिन पुरुषों के साथ उन्होंने खेला था वे अक्सर सूखे शव बन जाते थे और इच्छा पर त्याग दिए जाते थे। हालांकि उन्होंने कई पुरुषों के साथ खेला था, एक सम क्षेत्र की साधक को प्राप्त करना अभी भी बहुत मुश्किल था। इतनी हद तक खेती करने के बाद वे आमतौर पर बस बैठे नहीं रहते थे और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार करने की अनुमति देते थे। जैसे कि वह त्रिपाठी जीवक्ति जैसे लोगों की बहुत शौकीन थी, खासकर एक मजबूत और सुंदर शरीर वाला ये युवा आदमी जो उनकी पसंद के लिए अधिक था। ये पुष्टि करने के बाद कि त्रिपाठी जीवक्ति गिर गए थे, बिया मुस्कुराए और अपने मुंह के कोने को पोंछने के लिए पहुंची, जहां लार बाहर निकलती लगती थी।
उन्होंने अपने कपड़े खोल दिए, अपने बर्फ सफेद जैद जैसे स्तनों को हवा में उजागर करते हुए। उनके जैद जैसे हाथ बाहर निकले और त्रिपाठी जीवक्ति के उभार को पकड़ लिया। एक मुलायम आह के साथ बिया की सुंदर आंखों में लहरें उठी जब उन्होंने खुद से बुदबुदाया, काफी पूंजी। वह चुपके से खुश थी। उन्होंने थोड़ा सा अपना शरीर उठाया और बैठने के लिए तैयार थी। चमकदार और पारभासी चिपचिपा तरल का एक धागा उनके पैरों के बीच से बाहर निकल गया और उनके पतले पैरों से नीचे फिसल गया। ठीक इसी क्षण उनकी गतिविधियां रुक गई और उनकी भान एक रेखा में बुनी गई। कमरे के बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाते ही उनके सुंदर चेहरे से गुस्से और असंतुष्टि का एक निशान उमड़ पड़ा। जिस पल उन्होंने अपनी नजर बदली, त्रिपाठी जीवक्ति की पहले से ही आरामदायक पुतलियां थोड़ा सिकुड़ गई और जो शक्ति उन्होंने चुपके से इकट्ठा की थी वह शांतिपूर्वक बिखर गई। दरवाजे के बाहर गलियारे से तेज कदमों की एक श्रृंखला आई। तुरंत दरवाजा धक्का देकर खोला गया और लियूशान और लियूशा दरवाजे पर दिखाई दिए। उन दोनों ने बस बिया और त्रिपाठी जीवक्ति को घूरकर देखा जो अभी भी बिस्तर पर एक अस्पष्ट स्थिति में थे। उनसे बचने का थोड़ा सा भी इरादा नहीं दिखाया। लियूशा ने यहाँ तक कि तुच्छ रूप से सीटी बजाए, उनकी आंखें लगातार बिया के शरीर पर घूम रही थी। जाने का समय हो गया है, लियूशान ने धीरे से कहा। वास्तव में बिया का चेहरा कड़वा हो गया। क्या हम अभी अभी वापस नहीं आए? ये गुरु का आदेश है। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो बस उनके पास जाओ, लियूशान ने उदासीनता से जवाब दिया। मैं तुम्हें 10 सांसों का समय दूंगा। ऐसा कहते हुए वह मुड़ गए और चले गए। शुरुआत से अंत तक उन्होंने बिया पर कोई ध्यान नहीं दिया, जैसे कि उनका उत्तम और मोहक शरीर उनके लिए बिल्कुल भी आकर्षक नहीं था। बिया ने त्रिपाठी जीवक्ति को घूरकर देखा जो उनके नीचे पड़े थे और पहले से ही विरोध करने की सभी ताकत खो चुके थे, अपने दांत पीसते हुए, थोड़ा सा अनिच्छुक और परेशान महसूस करते हुए। एक पल बाद उन्होंने अपना सिर घुमाया और लियूशा को घूरकर देखा। तुम क्या देख रहे हो? अगर तुम देखते रहे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। लियूशा मुस्कुराया और चिल्लाया, तुमने लियूशान से ऐसा क्यों नहीं कहा? उसने भी देखा था। वह उत्तेजित नहीं हुआ, लेकिन तुम हुए। तुम सस्ते आदमी, बाहर निकल जाओ। बिया ने अपना हाथ हिलाया और दरवाजा बंद हो गया। दरवाजे के बाहर लियूशा ने अपनी नाक दबाए और असंतुष्ट रूप से बुदबुदाया, ऐसा नहीं है कि मैंने इसे पहले नहीं देखा है। वास्तव में बिना किसी बात के एक बड़ा हंगामा कर रहा है। ऐसा कहते हुए वह जोर से हंसा, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में बाधा पड़ना, कोई भी गुस्सा होगा। लियूशान, तुमने अच्छा काम किया। मैं बस गुरु के आदेशों का पालन कर रहा था, लियूशान ने ठंडे ढंग से कटाक्ष किया। कमरे के अंदर बिया ने अपने दांत पीसे और शाप दिया जब उन्होंने उन कपड़ों को पहना जो उन्होंने अभी उतारे थे। एक पल बाद कमरे से बाहर निकल गईं। तीनों लोगों के कदमों की आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ गई। ये पुष्टि करने के बाद कि वे काफी दूर चले गए थे, त्रिपाठी जीवक्ति का चेहरा डूब गया और वह बिस्तर पर बैठ गए। अगर लियूशान थोड़ा देर से आए होते तो वह उसे पहले ही मार चुके होते। बिया ने सोचा था कि वह पूरी तरह से गिर गए थे और पूरी तरह से रक्षाहीन थे। इतनी करीबी दूरी पर त्रिपाठी जीवक्ति को यकीन था कि वह एकल झटके में बिया को मार सकते थे। जहां तक उसे मारने के बाद वह क्या करेंगे, त्रिपाठी जीवक्ति नहीं जानते थे। वह केवल जानते थे कि वह निश्चित रूप से इस कामुक महिला के साथ कोई शारीरिक संपर्क नहीं कर सकते थे। जब वह उत्तेजित थी तो वह जो आभा निकालती थी वह बहुत खतरनाक थी। ये एक आभा थी जो उन्हें जीवित निगल जाएगी। तारामंडल क्षेत्र वास्तव में आश्चर्यों से भरा हुआ था, लेकिन साथ ही यह अधिक खतरों के साथ भी था। अपने कपड़ों को सलीके से पहनते हुए त्रिपाठी जीवक्ति बिस्तर पर बैठ गए और सोचना शुरू कर दिया। अब जब बिया चली गई थी और उनकी परवाह करने वाला कोई नहीं था, तो त्रिपाठी जीवक्ति सोच रहे थे कि क्या उन्हें इस जहाज से भागने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हालांकि इस जहाज की कलाकृति के बाहर निकलने को कैसे खोला जाए ये कुछ ऐसा था जो त्रिपाठी जीवक्ति अभी तक नहीं जानते थे, इसलिए अगर उन्होंने जल्दबाजी में काम किया तो लाभ नुकसान के लायक नहीं होंगे। जैसे ही वह मनन कर रहे थे, उनके कमरे का दरवाजा फिर से खुला। दरवाजे के बाहर खड़ा एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था जो एक अजीब झलक के साथ त्रिपाठी जीवक्ति को घूरकर देख रहा था। यह आदमी एक द्वितीय कोटि संत था जो इस जहाज पर बहुत ऊंचा नहीं था, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे अपनी आंखों में नहीं रखा। लड़के, तुम्हारा भाग्य काफी अच्छा है, मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने अचानक कहा। मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, त्रिपाठी जीवक्ति ने भ्रमित होने का ढोंग किया। अगर तुम नहीं जानते तो भूल जाओ, बाहर आओ, आदमी ने उन्हें इशारा किया। त्रिपाठी जीवक्ति ने भान से कुड़ी लेकिन इनकार नहीं किया, खड़े होकर कमरे से बाहर निकल गए। मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा और उन्हें केबिन के माध्यम से नेतृत्व देना शुरू कर दिया। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? त्रिपाठी जीवक्ति पूछे बिना नहीं रह सके। जहाँ कहीं भी मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने नाखुश होकर भान से कुड़ी और ठंडे ढंग से कटाक्ष किया। ये तर्कसंगत है कि तुम्हारे जैसे एक अस्पष्ट मेहमान को सीधे मार दिया जाना चाहिए। त्रिपाठी जीवक्ति की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। हालांकि गुरु भी या तुम्हें इस तरह मारने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए एक अच्छी जगह की व्यवस्था करने का आदेश दिया। जब वह अगली बार लौटेंगी तो वह तुम्हें ढूंढने आएंगी, मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने आकस्मिक रूप से समझाया। त्रिपाठी जीवक्ति ने गहरी सांस ली, ये जानते हुए कि फिलहाल कोई खतरा नहीं था।
जब तक भी या अभी भी उनके बीच कुछ होना चाहती थी, वह किसी को भी उन्हें मारने नहीं देंगी। मध्यम आयु वर्ग के आदमी के पीछे चलते हुए वे एक धूप की छड़ी के जलने में लगने वाले समय तक चले, इससे पहले कि वे एक विशाल गुप्त कक्ष पर पहुंचे। जैसे ही वे अंदर घुसे, त्रिपाठी जीवक्ति ने एक अत्यंत समृद्ध ऊर्जा को खुद पर ढूंढने का अनुभव किया। इस गुप्त कक्ष के अंदर यह ऊर्जा इतनी समृद्ध लगती थी कि यह लगभग ठोस थी। जहाज के नीचे यहाँ त्रिपाठी जीवक्ति ने चारों ओर देखा, उनका दिल सदमे से भरा हुआ था। वह नहीं जानते थे कि यह गुप्त कक्ष किस लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन चमकती आत्मा सरणियों की एक श्रृंखला कमरे के हर कोने में बिखरी हुई थी, एक चौंकाने वाली आत्मा सरणी बनाने के लिए एक साथ अभिसरण कर रही थी। ये आत्मा सरणियां भी जहाज की गहराइयों में गहरी गई। शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों की पंक्तियां इस गुप्त कक्ष में एक नियमित पैटर्न में व्यवस्थित थी। इन शीर्ष श्रेणी के क्रिस्टल पत्थरों में से प्रत्येक एक धुलाई बेसिन के आकार का था और इसमें एक समृद्ध मात्रा में ऊर्जा थी। यह ऊर्जा आत्मा सरणियों की पंक्तियों के साथ बहती थी, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति नहीं जानते थे कि इसे कहाँ भेजा गया था। इस गुप्त कक्ष के अंदर स्वतंत्र डिब्बों का एक ग्रिड भी था, जिनमें से प्रत्येक में एक साधक क्रॉस लेग बैठा था। उनकी ताकत उच्च से निम्न तक भिन्न थी। उनमें से अधिकांश ट्रांसेंडेंट क्षेत्र के साधक थे, लेकिन कुछ सर्व क्षेत्र के साधक भी थे। इन साधकों के हाथ और पैर हथकड़ियों से जकड़े हुए थे, जो गुप्त कक्ष के नीचे से फैले हुए थे, जिससे वे केवल एक छोटे क्षेत्र के भीतर ही चल सकते थे, छोड़ने में असमर्थ थे। ये हथकड़ियां भी एक अजीब आभा निकालती थीं, फीकी रूप से एक रोकने वाला प्रभाव देती थी। त्रिपाठी जीवक्ति का दिल डूब गया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि स्थिति अच्छी नहीं थी। क्योंकि उन्होंने पाया कि इन जंजीरबद्ध साधकों में से प्रत्येक अत्यंत कमजोर था। उनके चेहरे पीले पड़ गए, उनके शरीरों में ताकत चुपचाप निकल रही थी, उनमें से सभी ओवरड्राफ्ट के लक्षण दिखा रहे थे। स्थिति अधिक गंभीर थी, उनकी आभाएं उतार चढ़ाव कर रही थी और उनकी खेती फिसलती हुई लगती थी। ये जगह क्या है? त्रिपाठी जीवक्ति ने गहरी आवाज में पूछा। अंतरिक्ष जहाज का शक्ति कक्ष। मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने आकस्मिक रूप से जवाब दिया, तुम्हें जो करने की आवश्यकता है वह बहुत सरल है, बस उनकी तरह वहां बैठो, तुम्हें किसी और चीज के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले कि त्रिपाठी जीवक्ति कोई और सवाल पूछ सकते, मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने किनारे पर चिल्लाया कि मेंग, मैं तुम्हारे लिए एक नवागंतुक लाया हूँ। त्रिपाठी जीवक्ति के सामने अचानक एक आकृति दिखाई दी और उसने उन्हें देखा। एक संतुष्ट झलक दिखाई दी जब वह मुस्कुराया और पूछा, उसकी खेती बुरी नहीं है, तुमने उसे कहाँ पाया? मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने अपने कंधे उचकाए। गुरुबिया और अन्य लोग उसे वापस लाए थे। गुरुबिया के मेंग नामक आदमी ने एक पल के लिए भान सिकुड़ी, इससे पहले कि एक अर्थपूर्ण मुस्कान दिखाई दे, वह इस व्यक्ति को शक्ति कक्ष में भेजने के लिए तैयार थी। गुरुबिया फिर से एक कार्य करने के लिए बाहर गई, इसलिए फिलहाल उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वह उसे शक्ति कक्ष में रखना चाहती थी। तुम उसकी ध्यान से देखभाल करो, उसे मरने मत दो। के मेंग बुराई से मुस्कुराया, एक मुंह जानवरों के दांतों को प्रकट करते हुए, मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता, अभी एक बदकिस्मत आदमी मर गया। तुम यहाँ की स्थिति जानते हो, मेरा अंतिम फैसला नहीं है। मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने भान सिकुड़ी, जाहिर तौर पर के मेंग की कठिनाइयों को समझते हुए, सिर हिलाते हुए, वैसे भी अपनी पूरी कोशिश करो। जब गुरुबिया अगली बार वापस आएंगी, अगर वह वास्तव में मर जाता है तो ये केवल उन्हें गुस्सा दिलाएगा। के मेंग का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया, डर की एक गहरी भावना प्रकट करते हुए, जैसे कि वह भी इस सुंदर महिला से डरता था। एक पल के लिए संकोच करने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं उसे अधिक सन क्रिस्टल वितरित करूंगा और उसे कमजोर न करने की कोशिश करूंगा। अच्छा। मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, मुड़ने और छोड़ने से पहले त्रिपाठी जीवक्ति को गहराई से घूर कर देखा। त्रिपाठी जीवक्ति को पता चलता है कि अंतरिक्ष जहाज के संचालन के लिए साधकों के जीवन बल और खेती का उपयोग किया जा रहा है। के मेंग कौन है और उसने त्रिपाठी जीवक्ति को क्या नुकसान पहुंचाया है? त्रिपाठी जीवक्ति इस खतरनाक शक्ति कक्ष से कैसे भागेंगे? मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 989। चेन्स शक्ति कक्ष का खौफ और शेन-2 का आगमन। मध्यम आयु वर्ग का आदमी जो त्रिपाठी जीवक्ति को यहाँ लाया था, जाने से पहले के मेंग नामक साधक के साथ संक्षिप्त बातचीत की। जब वे बात कर रहे थे, त्रिपाठी जीवक्ति ने एक शब्द भी नहीं कहा और बस चुपचाप अपने आसपास का अवलोकन किया, एक प्रदर्शन जिससे कि मेंग बहुत संतुष्ट हुआ। लड़के, मेरे साथ आओ। के मेंग ने त्रिपाठी जीवक्ति को इशारा किया और उन्हें इस विशाल गुप्त कमरे के चारों ओर ले गया। थोड़ी देर बाद वे एक अलग ग्रिड के सामने पहुंचे। मूल रूप से यहाँ एक साधक था जिसके हाथ और पैर हथकड़ियों में बंधे हुए थे और केवल जमीन पर क्रॉस लेग बैठ सकता था, लेकिन इस क्षण में वह पहले से ही मर चुका था, उसकी जीवन शक्ति चली गई थी। अपनी मृत्यु से पहले उसे बहुत दर्द हुआ लगता था, उसकी आंखें चौड़ी खुली थी, उसका मुंह चौड़ा खुला था और उसकी गर्दन के आसपास की नसें सूज रही थी, जिससे उसे एक भयानक रूप मिल रहा था। उसे अपनी मृत्यु से पहले अकल्पनीय यातना सहनी पड़ी होगी। उसका पूरा शरीर इतना पतला था कि वह सिर्फ त्वचा और हड्डियों से ज्यादा कुछ नहीं था। उसकी त्वचा इतनी पीली थी कि खून का कोई निशान नहीं था। यहाँ आओ, इस शरीर को बाहर फेंक दो, के मेंग ने किनारे पर चिल्लाया। तुरंत एक साधक आया, शरीर को हथकड़ियों से खोल दिया, उसे उठाया और जल्दी से गायब हो गया। के मेंग ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया और त्रिपाठी जीवक्ति से कहा, लड़के, आज्ञाकारी बनो और मैं तुम्हें पीड़ित नहीं करूंगा।
आखिरकार तुम कोई हो जिसे गुरु भी या चाहती हैं, और मैं उन्हें नाखुश नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें सहयोग करना चाहिए। ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। के मेंग हंसा और कहा, अच्छा अच्छा, तुम यहाँ बैठ सकते हो। उन्होंने उस जगह की ओर इशारा किया जहाँ अभी मरा हुआ आदमी बैठा था। त्रिपाठी जीवप्ती आज्ञाकारी ढंग से बैठ गए और उन्हें अपने हाथों और पैरों पर हथकड़ियां बांधने दी। ये जगह, जिसे वे स्टारशिप का शक्ति कक्ष कहते थे, कई संत क्षेत्र के मास्टर्स को छिपा रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती इस छिपी हुई जगह से एक संत राजा की आभा भी महसूस कर सकते थे। जैसे कि उन्होंने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। हथकड़ियों को उनके शरीर पर रखे जाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि उन्होंने पाया कि हथकड़ियां एक भयानक आकर्षक शक्ति जारी कर रही थी जो उनके शरीर में संत क्यूई को पागलपन से अवशोषित कर रही थी। उनके शरीर में संत क्यूई हथकड़ियों के माध्यम से स्टारशिप में बहता था और स्टारशिप के आंदोलनों को शक्ति देने के लिए विशाल संत क्रिस्टल के साथ विलय हो जाता था। त्रिपाठी जीवप्ती आखिरकार समझ गए कि इतने सारे साधक यहाँ क्यों बंधे हुए थे। उन्होंने ये भी समझा कि यहाँ बंधे हुए साधक क्यों सभी निराश और कमजोर थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था, वे बहुत लंबे समय तक अपनी ताकत बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे। जो मजबूत थे वे लंबे समय तक अपनी ताकत बनाए रख सकते थे, लेकिन अगर वे पर्याप्त मजबूत नहीं थे तो उन्हें इस असंयमित निष्कर्षण के कारण मौके पर बुरी तरह से मरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो साधक पहले यहाँ बैठा था वह शायद इसी तरह मर गया था। डरो मत। के मेंग त्रिपाठी जीवप्ती के सामने झुक गए और उन्हें आराम दिया। स्टारशिप की शक्ति मूल रूप से यहाँ संत क्रिस्टल द्वारा प्रदान की जाती है। जैसे ही वह बोले, उन्होंने पास के विशाल व्यवस्थित संत क्रिस्टल की ओर इशारा किया। तुम लोग केवल सहायता के लिए यहाँ हो, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। एन, ये तुम्हारे लिए है, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बस इसे अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित करो। उनके हाथ पर अंगूठी चमकी और 1 दर्जन मुट्ठी के आकार के संत क्रिस्टल त्रिपाठी जीवप्ती के सामने दिखाई दिए। इन संत क्रिस्टल में अत्यंत समृद्ध ऊर्जा थी, और हालांकि उनकी तुलना पास व्यवस्थित लोगों से नहीं की जा सकती थी, वे अभी भी काफी अच्छे थे। जब मैं खत्म हो जाऊंगा तो मैं क्या करूं? त्रिपाठी जीवप्ती ने एक टुकड़ा संत क्रिस्टल उठाया, उसे अपनी हथेली में रखा और पूछा, जब तुम हो जाओ तो मुझे बुलाओ, मैं तुम्हें और दूंगा। तुम गुरु बिया के लोगों में से एक हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हारे साथ कंजूस नहीं होऊंगा। के मेंग अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। अगर वह कुतिया बिया वापस आए और इस छोटे बदतमीज को खुद का आनंद लेने में असमर्थ पाया तो उसे निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। अच्छा। त्रिपाठी जीवप्ती ने और कुछ नहीं कहा, सीधे अपनी आंखें बंद कर ली और अपने नुकसान की भरपाई के लिए संत क्रिस्टल की शक्ति को अवशोषित करने के लिए अपने गुप्त कला को घुमाना शुरू कर दिया। के मेंग सीधे हो गए, संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और अंधेरे में छिपा रहा, अपने मामलों में व्यस्त रहा। जब वह चले गए, त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें खोली और चुपके से चारों ओर देखा। इस शक्ति कक्ष में कम से कम 50 से 60 साधक कैद थे, और ये सभी साधक बहुत कमजोर थे। उनमें से कुछ सांस ले रहे थे, लगभग किसी भी क्षण मरने की कगार पर थे। जब त्रिपाठी जीवप्ती चुपके से अवलोकन कर रहे थे, उन्होंने अचानक पता चलाया कि अंधेरे में आंखों की जोड़ी चारों दिशाओं से उन्हें घूर रही थी, जैसे कि भूखे भेड़िए बर्फ में भोजन की तलाश कर रहे हों। उनमें से सभी लालच की एक झलक दिखा रहे थे। ये आंखें कैद साधकों की थीं, लेकिन वे त्रिपाठी जीवप्ती में रुचि नहीं रखते थे, लेकिन के मेंग द्वारा पीछे छोड़े गए 1 दर्जन या उससे अधिक संत क्रिस्टल में उन्हें बांधने वाली हथकड़ियां लगातार उनके शरीरों से शक्ति निकाल रही थी, इसलिए अपनी ताकत को भरने का एकमात्र तरीका संत क्रिस्टल को अवशोषित करना था। के मेंग द्वारा उन्हें इतनी अच्छी तरह से व्यवहार नहीं किया जाएगा और उन्हें इतनी बड़ी मात्रा में धन नहीं दिया जाएगा। इस स्थिति में संत क्रिस्टल का मतलब जीवन था। त्रिपाठी जीवप्ती का माथा झुक गया, क्योंकि उन्होंने अचानक समझा कि वे इस तरह क्यों प्रतिक्रिया कर रहे थे। अनजान रूप से त्रिपाठी जीवप्ती ने 1 दर्जन या उससे अधिक संत क्रिस्टल को अपने पैरों के बीच रखा, इन लालची आंखों को अस्पष्ट करते हुए, अपनी आंखें बंद करते हुए और उस गति को महसूस करते हुए जिस पर हथकड़ियां उनकी ताकत निकाल रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती का दिल धीरे धीरे शांत हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि जिस दर पर हथकड़ियां उनकी ताकत निकाल रही थी वह बहुत तेज नहीं थी, और वह इसकी भरपाई के लिए संत क्रिस्टल का उपयोग कर सकते थे। दूसरे शब्दों में, वह न केवल यहाँ बैठते समय किसी भी जानलेवा खतरे का सामना नहीं करेंगे, बल्कि वह अपनी खेती में सुधार करने के लिए संत क्रिस्टल का उपयोग भी कर सकते थे। हालांकि फीकी रूप से त्रिपाठी जीवप्ती को अभी भी महसूस हुआ कि चीजें इतनी सरल नहीं थी। आखिरकार यहाँ इतने सारे लोग थे जो अत्यंत दुखी थे। दूसरों की गलतियों से सीखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती को महसूस हुआ कि सावधान रहना सबसे अच्छा था। दोस्त, दोस्त। अचानक एक मुलायम आवाज उनके कान में बुलाई गई। पहले तो त्रिपाठी जीवप्ती ने परवाह नहीं की, लेकिन आवाज लगातार बजती रही, जैसे कि उन्हें बुला रही हो। त्रिपाठी जीवप्ती भान से कुड़े बिना नहीं रह सके जब उन्होंने आवाज के स्रोत को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। हालांकि पर्याप्त रोशनी नहीं थी, त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी अपने दाएं ओर देख सकते थे कि एक चौकोर चेहरे वाला युवक दोस्ताना तरीके से उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। इस मुस्कान में चाटुकारिता का एक संकेत भी था। त्रिपाठी जीवप्ती की भान थोड़ा मुड़ गई, क्योंकि उन्होंने अनुमान लगाया कि यह युवक क्या करना चाहता था। उदासीनता से पूछते हुए, क्या तुम मुझे बुला रहे हो?
हाँ, युवक ने जल्दी से सिर हिलाया, अंधेरे में अपने सफेद दांत प्रकट करते हुए। मेरा नाम शेंतू है, दोस्त, मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं? उसका तुमसे क्या लेना देना है? युवक अभी भी शरारती ढंग से मुस्कुराया, जहिरा तौर पर त्रिपाठी जीवक्ति की उदासीनता की परवाह नहीं करते हुए, एक परिचित स्वर में कहते हुए, हम सभी एक ही नाव में हैं, तो दोस्त क्यों बने? इतने सतर्क होने की कोई जरूरत नहीं है ना? मुझे अजनबियों से दोस्ती करना पसंद नहीं है। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। ऐसा मत कहो। शेंतू का माथा झुक गया, उनके चेहरे पर एक दुखी अभिव्यक्ति दिखाई दी। जैसा कि कहा जाता है, पहली बार हम अजनबी हैं, दूसरी बार हम दोस्त हैं और तीसरी बार हम अजनबी नहीं हैं। त्रिपाठी जीवक्ति ने निर्णायक रूप से अपनी आंखें बंद कर ली और इस युवक को अनदेखा कर दिया। शेंतू का चेहरा कड़वा हो गया जब उन्होंने शिकायत की, अरे अरे, मुझे अनदेखा मत करो, बस यहाँ बैठना उबाऊ है। एक दूसरे से बातचीत करना उनको दूर करने का एक अच्छा तरीका है। चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे सन क्रिस्टल के बारे में कोई विचार नहीं है। यह मूर्ख हथकड़ी मुझे कुछ नहीं कर सकती। भले ही मैं इसे 100 साल तक मुझे कोड़े मारने दूं, यह अभी भी मुझे नहीं मारेगी। मुझे वास्तव में तुम्हारे सन क्रिस्टल के बारे में कोई विचार नहीं है। बस मेरे रंग को देखो, मेरे जीवन बल के उतार चढ़ाव को महसूस करो। मैं उन लोगों से पूरी तरह से अलग हूं जो मरने वाले हैं। शेंतू अंतहीन बातें करते रहे। त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें अनदेखा कर दिया, इसलिए उन्होंने अंतहीन शिकायत जारी रखी, जैसे कि वह तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक त्रिपाठी जीवक्ति नहीं बोलते। ठीक है, मैंने अभी सुना कि उस आदमी ने कहा कि तुम्हें बिया नाम की एक महिला ने पकड़ लिया था। तस तस, भाई, तुम वास्तव में भाग्यशाली हो। तुम्हें पकड़ने वाले सभी लोगों में से तुम्हें बस उस सस्ती कुतिया ने पकड़ लिया था। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अगर वह तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती है तो सहमत मत होना। उसका नाम पहले से ही पूरे तारामंडल क्षेत्र में फैल चुका है। जो कोई भी उसके साथ सोता है उसका अच्छा अंत नहीं होगा। तुम केवल उसके द्वारा सूखकर मर जाओगे। वह मरने का सबसे दुखद तरीका है, बस सोचकर ही मुझे झुरझुरी होती है। उन्होंने रुचि के विषय के साथ त्रिपाठी जीवक्ति का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, उनके संकट की भावना को जागृत करते हुए। त्रिपाठी जीवक्ति अडिग रहे। भाई, क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना है? चूंकि हम दोस्त हैं, जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे लिए फायदे होंगे। मैं तुम्हें महिमा और धन का आनंद लेने दे सकता हूँ। भोजन और कपड़ों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सन क्रिस्टल, कलाकृतियाँ, सुंदरियाँ, तुम जो कुछ भी चाहते हो। त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें, जो इस समय तक बंद थी, अचानक खुल गई और अंधेरे में प्रकाश की एक किरण खिल गई। शेंतू ने एक पल के लिए घूरकर देखा, इससे पहले कि तुरंत मुस्कुराए। उन्होंने सोचा कि उन्हें आखिरकार कुछ ऐसा मिल गया था जो त्रिपाठी जीवक्ति को रुचि थी, लेकिन जैसे ही वह जारी रखने वाले थे, कुछ अचानक उनकी ओर उड़ गया। शेंतू की आंखें चमक उठी और उन्होंने जल्दी से इस चीज को अपने हाथ में पकड़ लिया, लेकिन यह महसूस करने के बाद कि यह क्या था, उनका चेहरा खुशी से भर गया जब उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक त्रिपाठी जीवक्ति की ओर रुख किया। भाई, धन्यवाद, तुम वास्तव में बात करने में आसान हो। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि त्रिपाठी जीवक्ति वास्तव में बिना कुछ कहे उन्हें एक टुकड़ा संत क्रिस्टल देंगे। ये त्रिपाठी जीवक्ति के प्रति सद्भावना दिखाने का उनका उद्देश्य था। हालांकि किमिंग यहाँ कैद साधकों को अपनी ताकत और जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए हर दिन कुछ संत क्रिस्टल वितरित करते थे, उन्होंने वितरित किए गए संत क्रिस्टल की मात्रा बस लागत को कवर नहीं कर सकी। शेंतू को यहाँ ज्यादा देर तक नहीं पकड़ा गया था और उनकी ताकत कम नहीं थी, इसलिए वह मुश्किल से अपनी जीवन शक्ति बनाए रखने में सक्षम थे। लेकिन अगर वह इस तरह जारी रखते तो वह गारंटी नहीं दे सकते थे कि वह कितनी देर तक पकड़ पाएंगे। आज त्रिपाठी जीवक्ति ने 1 दर्जन से अधिक संत क्रिस्टल प्राप्त किए थे और किमिंग ने यहाँ तक कि उन्हें उपयोग किए जाने पर और मांगने के लिए उदारतापूर्वक पेशकश की थी। जब शेंतू, जो त्रिपाठी जीवक्ति के बगल में बैठे थे, ने इन शब्दों को सुना तो वह स्वाभाविक रूप से रुचि रखते थे। अतीत में शेंतू ने कभी भी धन और महिमा की परवाह नहीं की थी, लेकिन अब उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि निम्न श्रेणी संत क्रिस्टल का एक मामूली टुकड़ा उन्हें इतना खुश कर सकता है। निम्न श्रेणी संत क्रिस्टल का ये टुकड़ा उन्हें सबसे अच्छी महिला से भी अधिक लुभावना था जो वह ढूंढ सकते थे। भाई, क्या तुम मुझे एक और टुकड़ा दे सकते हो? किसी भी मामले में तुम्हारे पास इतने सारे हैं, तुम फिलहाल उन सभी का उपयोग नहीं कर पाओगे। शेंतू ने बेशर्मी से भीख मांगी, कुछ हद तक असंतुष्ट थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने बस अजीब तरह से उनकी ओर मुस्कुराया। शेंतू नहीं जानते थे कि उनका क्या मतलब था, लेकिन जैसे ही वह अपना संतुलन खो देने वाले थे, उन्होंने अचानक त्रिपाठी जीवक्ति को चिल्लाते हुए सुना। किमिंग जल्दी से दिखाई दिए और त्रिपाठी जीवक्ति की ओर भागे, कुछ अप्रसन्नता के साथ कहते हुए, तुम क्या कर रहे हो? छोटे बदतमीज, क्या तुम भूल गए कि मैंने अभी तुमसे क्या कहा था? मैं तुम्हें खुद को व्यवहार करने के लिए कह रहा हूँ। जब मैं ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने मेरा एक टुकड़ा संत क्रिस्टल चुरा लिया। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने बगल में शेंतू की ओर इशारा किया। किमिंग ने अपनी उंगली का पीछा किया और शेंतू को कसाव से निम्न श्रेणी संत क्रिस्टल के टुकड़े को पकड़ते हुए देखा, इसे एक कीमती खजाने की तरह अपनी बाहों में रखते हुए, जाने देने से इनकार करते हुए। शेंतू के चेहरे पर मुस्कान अचानक कठोर हो गई और वह हक्का बक्का रह गया। त्रिपाठी जीवक्ति ने शेंतू को फंसाने के लिए जानबूझकर संत क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। किमिंग शेंतू के साथ कैसे व्यवहार करेगा और शक्ति कक्ष में इस घटना के क्या परिणाम होंगे? मार्शल पीक, मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 990।
हैंडशेक शेन-तू के साथ गठबंधन। स्टारशिप के शक्ति कक्ष के अंदर वह युवक जिसने खुद को शेन-तू होने का दावा किया था हक्का बक्का रह गया। लगभग कभी उम्मीद नहीं थी कि त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में उन्हें फंसाएंगे। अपना मुंह खोलते हुए शेन-तू खुद का बचाव करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने हाथ में सन क्रिस्टल देखा तो वह जानते थे कि वह जो कुछ भी कहेंगे वह बेकार होगा। वर्तमान स्थिति ऐसी थी जैसे किसी के पेट पर पीली कीचड़ गिर रही हो, भले ही वह मल न हो, वह मल ही था। इसलिए उन्होंने किम मिंग के तेज घूरने को नजरअंदाज कर दिया और न ही उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती के घिनौने कार्यों की परवाह की। निर्णायक रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं, दोनों हाथों से सन क्रिस्टल को पकड़कर पागलपन से अपनी गुप्त कला को घुमाते हुए और उसकी ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। वह एक गरीब भिखारी की तरह थे जो मरने से पहले पेट भरकर खाना चाहते थे। इस बार त्रिपाठी जीवप्ती की बारी थी हक्का बक्का रहने की। छोटे बदतमीज, मेरे क्षेत्राधिकार में परेशानी पैदा करने की हिम्मत करते हो, तुम्हारा साहस छोटा नहीं है। किम मिंग मुस्कुराया जब वह शेन-तू की ओर दौड़ा और उन्हें घूंसे और लाते मारना शुरू कर दिया। उनके वार अत्यंत भारी थे, जिससे जोरदार धमाकों की एक श्रृंखला गूंजने लगी, लगभग शेन-तू के जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं करते हुए। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती ने गहराई से पता चलाया कि जिन जगहों पर उन्होंने हमला किया था वे सभी शेन-तू के महत्वपूर्ण बिंदुओं से बच रहे थे। केवल शेन-तू को गंभीर दर्द हो रहा था और थोड़ा सा भी घातक खतरा नहीं था। वह भी उन साधकों में से किसी को मारना नहीं चाहते थे जो यहाँ स्टारशिप को शक्ति प्रदान करते थे। किम मिंग शेन-तू को पीटते हुए मुस्कुराया, ऐसा करते समय उन्हें बुरी तरह से कोसते हुए। शेन-तू ने एक शब्द भी नहीं कहा और बस किम मिंग को अपनी इच्छा के अनुसार करने दिया। उनका चौकोर चेहरा दर्द से विकृत था, लेकिन वह अभी भी संत क्रिस्टल से ऊर्जा अवशोषित करना जारी रखा, जैसे कि वह तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक उन्होंने इसकी ऊर्जा अवशोषित करना समाप्त नहीं कर दिया था। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा शरारती हो गया क्योंकि शेन-तू के बारे में उनकी धारणा में कुछ सूक्ष्म परिवर्तन आए। हालांकि इस व्यक्ति का प्रदर्शन अभी त्रिपाठी जीवप्ती के लिए घिनौना था। यह अस्वीकार्य था कि उनका एक अत्यंत मजबूत वीर था और वे अत्यंत धैर्यवान थे। थोड़ी देर बाद किम मिंग ने हमला करना बंद कर दिया। शेन-तू को थोड़ी देर के लिए डांटा, फिर मुड़ गए और चले गए। उन्होंने शेन-तू के हाथ में संत क्रिस्टल नहीं लिया, लगभग चुपचाप सहमत थे कि यह उनका था। हालांकि इसकी कीमत शेन-तू को भी देनी पड़ी थी, वह छोटी नहीं थी। उन्हें किम मिंग ने बुरी तरह से पीटा था, उनके मुंह के कोनों से खून निकल रहा था। किम मिंग की पीठ को देखते हुए जो अंधेरे में गायब हो गई, शेन-तू ने अपने मुंह का कोना पोंछा क्योंकि उनकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उन्होंने फिर से त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा और धीरे से कटाक्ष किया। उनके हाथ में संत क्रिस्टल ने भी अभी उनकी असंयमित अवशोषण के कारण अपनी बहुत सारी ऊर्जा खो दी थी। उसकी चमक थोड़ी देर तक अवशोषित होने के बाद वह धूल में बदल गया और उनकी हथेली से गिर गया। त्रिपाठी जीवप्ती थोड़ा आश्चर्यचकित थे। इस संत क्रिस्टल में कितनी ऊर्जा थी? जब तक कोई साधक था वे जानेंगे। इतने कम समय में शेन-तू का ये सब अवशोषित करने में सक्षम होना ये साबित करता है कि उन्होंने जिस गुप्त कला की खेती की थी वह सरल नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक और टुकड़ा संत क्रिस्टल उठाया और उसे शेन-तू की ओर फेंक दिया। इस बार उन्होंने इसे नहीं लिया। शेन-तू ने इस बार इसे नहीं लिया और इसके बजाय बस त्रिपाठी जीवप्ती को ठंडे ढंग से घूर कर देखा, एक घायल और सतर्क झलक पहनकर। जब उन्होंने कटाक्ष किया, क्या तुम सोचते हो कि मैं एक मूर्ख हूँ? मैं एक ही चाल के लिए 2 बार क्यों गिरूंगा? त्रिपाठी जीवप्ती ने एक मुस्कान दी और जवाब में कुछ नहीं कहा। शेन-तू ने उन्हें थोड़ी देर तक घूर कर देखा, लेकिन आखिरकार महसूस किया कि यह व्यर्थ था, इसलिए उन्होंने और ऊर्जा बर्बाद नहीं की और न ही उन्होंने उन्हें फेंके गए संत क्रिस्टल की परवाह की। समय धीरे धीरे बीतता गया। अगले दिन किम मिंग ने बंधे हुए प्रत्येक साधक को 2 टुकड़े संत क्रिस्टल वितरित किए। त्रिपाठी जीवप्ती कोई अपवाद नहीं थे। शेन-तू ने 2 टुकड़े संत क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद उन्होंने तुरंत उन्हें अवशोषित करना शुरू कर दिया। एक दिन के उपभोग के बाद उन्होंने पहले से ही अपने शरीर में ताकत खत्म कर दी थी और उन्हें भरने की सख्त जरूरत थी। थोड़ी देर बाद 2 टुकड़े खत्म हो गए। अपने होंठ चाटते हुए शेन-तू ने हिचकिचाते हुए संत क्रिस्टल के टुकड़े को घूरकर देखा जो त्रिपाठी जीवप्ती ने कल उन्हें फेंक दिया था। उनके दिल में एक आंतरिक संघर्ष हो रहा था। वह इसे लेना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि त्रिपाठी जीवप्ती फिर से किम मिंग को बुलाएंगे, इसलिए उन्होंने थोड़ी देर तक संकोच किया, इससे पहले कि आखिरकार हार मान लें, चुपके से त्रिपाठी जीवप्ती को घिनौना और बेशर्म होने के लिए कोसते हुए। अंत में शेन-तू ने बस अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सामने प्रलोभन को देखने से इनकार कर दिया। अगले कुछ दिनों में स्थिति वैसी ही बनी रही। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, शेन-तू ने महसूस किया कि उनके शरीर में ताकत अधिक से अधिक अपर्याप्त हो रही थी। उनके संत क्यूई को लगातार हथकड़ियों द्वारा निकाला जा रहा था और इसे भरने में असमर्थ। वह कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अपनी चरम स्थिति बनाए रखने में असमर्थ थे और धीरे धीरे हर किसी की तरह कमजोर होने लगे। दूसरी ओर त्रिपाठी जीवप्ती की स्थिति शेन-तू के विपरीत थी। 1 दर्जन या उससे अधिक टुकड़े संत क्रिस्टल के अलावा जो कि मिंग ने शुरुआत में त्रिपाठी जीवप्ती को दिए थे, शेन-तू को हर दिन 2 टुकड़े भी मिलते थे। इस दौरान त्रिपाठी जीवप्ती जानबूझकर के मिंग से और मांगते थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने केवल आधा संत क्रिस्टल का उपयोग किया था जो उन्होंने अपने उपभोग को बनाए रखने के लिए प्राप्त किया था, जबकि बाकी को भविष्य में उन्हें जरूरत होने पर राक्षस रहस्यमय ग्रंथ में संग्रहित किया गया था। किम मिंग ने त्रिपाठी जीवप्ती के अनुरोधों को इनकार नहीं किया।
ऐसा लगता था कि सुंदर महिला बिया के साथ उनके संबंधों के कारण कि मेन त्रिपाठी जीवक्ति के साथ कंजूस नहीं थे और वास्तव में काफी उदार थे। न केवल उन्हें संत क्रिस्टल देते थे बल्कि 2 या 3 संत गोलियां भी देते थे ताकि वह अपनी शारीरिक ताकत और भावना बनाए रख सके कि कहीं बिया वापस आए और उन्हें किसी भी समय दूर ले जाएं। इसने शेंतू की आंखों को ईर्ष्या से लाल कर दिया और जिस तरह से उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति को देखा वह अलग हो गया, जैसे कि वह एक जिगोलो को देख रहे थे जो एक महिला पर रहता था, तिरस्कार और घृणा से भरा हुआ था। कुछ दिनों बाद शेंतू का रंग और भी खराब हो गया। उन्होंने महसूस किया कि अगर उन्हें पर्याप्त पूरक नहीं मिला तो उनकी वर्तमान स्थिति फिसलने के खतरे में होगी। इस महत्वपूर्ण स्थिति को समझते हुए शेंतू को कम परवाह नहीं हो सकी। एक दिन उन्हें आवंटित सभी ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद वह आखिरकार संत क्रिस्टल के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके और इसे उठाया। जब उन्होंने इसे उठाया, उन्होंने सावधानीपूर्वक त्रिपाठी जीवक्ति की प्रतिक्रिया का अवलोकन किया, लेकिन जिसने उन्हें आश्चर्यचकित किया वह ये था कि भले ही उन्होंने संत क्रिस्टल से ऊर्जा अवशोषित करना समाप्त कर दिया, त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें एक झलक भी नहीं दी और न ही उन्होंने पिछली बार की तरह उन्हें फंसाने की कोशिश की। शेंतू का चेहरा आरामदायक हो गया, लेकिन उसी क्षण संत क्रिस्टल का एक और टुकड़ा उड़कर आया। शेंतू का माथा झुक गया जब उन्होंने पहुंचा और इसे पकड़ा। त्रिपाठी जीवक्ति को गहराई से घूरकर देखा। उनका चेहरा उतार चढ़ाव कर रहा था जब उन्होंने फुसफुसाया, इसका तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ नहीं, किसी भी मामले में मेरे पास जितना मैं उपयोग कर सकता हूँ उससे अधिक संत क्रिस्टल है। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने कंधे उचकाए। शेंतू का मुंह मुड़ गया जब उन्होंने कटाक्ष किया, भले ही तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारे प्रति आभारी नहीं होऊंगा क्योंकि मैंने पहले ही तुमसे एक बार नुकसान उठाया है, इसलिए हम बराबर हैं। अगर मैं किसी को आभारी होना चाहता तो यहाँ इतने सारे लोग हैं, मैं इसे किसी को भी दे सकता था, मुझे इसे तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या चाहते हो? शेंतू ने सतर्कता से त्रिपाठी जीवक्ति को देखा। एक बार सांप द्वारा काटे जाने पर 10 साल तक रस्सियों से शर्माते हुए शेंतू ने त्रिपाठी जीवक्ति पर अपने दिल की गहराइयों से भरोसा नहीं किया। एक सहयोगी, त्रिपाठी जीवक्ति ने फुसफुसाया। एक सहयोगी। शेंतू की आंखें सिकुड़ गई जब उन्होंने थोड़ी देर के लिए चारों ओर देखा, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इससे पहले कि अर्थपूर्ण ढंग से कहे, तुम्हारे पास बहुत सारे विचार हैं। तुम्हारे पास कोई विचार नहीं है। शेंतू शब्दों के लिए स्तब्ध थे और चुप रहे। इससे पहले मैंने तुम्हें फंसाया क्योंकि तुम बहुत शोरगुल कर रहे थे। मैं इतने बातूनी व्यक्ति के साथ कुछ भी करना नहीं चाहता था, लेकिन अभी तुम मेरे आसपास केवल एक ऐसे व्यक्ति हो जिसमें कोई जीवन शक्ति है, इसलिए मेरे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। तब मैं वास्तव में सम्मानित हूँ। शेंतू ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया, लेकिन एक विचार होने का मतलब यह नहीं है कि तुम सफल होगे। एक समय में एक कदम उठाओ, तुम बस बैठकर और मौत का इंतजार नहीं कर सकते। शेंतू की आंखें चमक उठी जब उन्होंने मुस्कुराया, चुपचाप और रहस्यमय ढंग से जलती आंखों से त्रिपाठी जीवक्ति को घूर कर देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई और वह एक बार फिर से तुच्छ हो गए जब उन्होंने सूंघा और कहा, अगर तुम मुझे अब से हर दिन एक टुकड़ा संत क्रिस्टल दे सकते हो तो हमारी पिछली शिकायतों को लिखा जा सकता है। अच्छा, त्रिपाठी जीवक्ति ने उदारतापूर्वक सिर हिलाया। शेंतू ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया, मुझे अचानक तुम काफी आंखों को भाने वाले लगते हो। ऐसा कहते हुए उन्होंने चुपचाप संत क्रिस्टल को जो उन्होंने अभी प्राप्त किया था अपनी आस्तीन में भर दिया, इसे कल उपयोग करने की तैयारी करते हुए। अपनी खेती के साथ उन्हें आमतौर पर हर दिन अपनी ताकत बनाए रखने के लिए केवल 3 टुकड़े संत क्रिस्टल की आवश्यकता होती थी, लेकिन केमेन ने उन्हें केवल 2 दिए थे ताकि उन्हें अन्य मामलों पर विचार करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा न हो। मुझे अपना पुनः परिचय देने की अनुमति दे, मेरा नाम शेंतू है। त्रिपाठी जीवक्ति। दोनों ने एक दूसरे पर नजर डाली और जानबूझकर मुस्कुराए। बिया एक मिशन पर बाहर गई थी और कोई नहीं जानता था कि वह कब लौटेंगी, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति का अनुमान था कि एक बार जब वह लौटेंगी तो उनका बुरा भाग्य पीछा करेगा, इसलिए उन्हें उनके लौटने से पहले कुछ तैयारी करनी पड़ी थी। हालांकि शक्ति कक्ष में मूल रूप से हर कोई अत्यंत कमजोर था। जैसा कि त्रिपाठी जीवक्ति ने कहा था, शेंतू के अलावा जिसमें अभी भी कुछ जीवन शक्ति थी, बाकी सभी मूल रूप से एक चलने वाला शव था जिसमें उनसे बात करने की भी ताकत नहीं थी। वह इन लोगों से जो जानकारी चाहते थे वह बिल्कुल भी नहीं मिल सकी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेंतू किस तरह का व्यक्ति था, चाहे वह महान चीजें हासिल कर सकता था या नहीं, वह अभी सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थे। तुम इस बड़े जहाज के बारे में कितना जानते हो? त्रिपाठी जीवक्ति ने चुपचाप अपनी दिव्य भावना जारी की और शेंतू के साथ बातचीत की। तुम कितना जानते हो? शेंतू ने वापस पूछा। मैं केवल इतना जानता हूँ कि इस जगह की रक्षा करने वाले संत राजा क्षेत्र के मास्टर हैं और यह बैंगनी सितारा नामक एक बल से संबंधित है। मैं और कुछ नहीं जानता। तब मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, शेंतू हंसकर बोले। शेंतू ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। उन्होंने 2 महिलाओं के लिए इस खतरनाक अराजक अगाध में आने के लिए एक संत राजा श्रेणी उच्च श्रेणी स्टारशिप का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। ऐसा लगता है कि उन 2 महिलाओं के पास कुछ ऐसा है जो वे चाहते हैं। मैंने उन 2 महिलाओं को देखा है। त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें बाधित किया। तुमने उन्हें देखा है? शेंतू की आंखें चमक उठी। एक द्वितीय कोटि संत है और दूसरी एक तृतीय कोटि संत है। दोनों तलवार संघ से हैं। उनके पास वास्तव में क्या हो सकता है जो बैंगनी सितारा को इतनी बड़ी हद तक जाने के लिए मजबूर करेगा?
मुझे नहीं पता। शेंतू ने भी एक उलझन भरी झलक पहनी। मैं बस गलती से राजाकागाद के बाहर उनसे टकरा गया और उन्हें एक श्रमिक के रूप में पकड़ लिया गया। एक बार जब मैं बाहर निकलूंगा तो मैं जल्द या बाद में बैंगनी सितारा को नष्ट कर दूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें एक हैरान झलक दी। वह मेरी जीवनभर की महत्वाकांक्षा है। शेंतू ने जोड़ा, यहाँ बाकी लोगों के बारे में क्या है? वे सभी बैंगनी सितारा के लिए शत्रुतापूर्ण बल होने चाहिए। उन्हें पकड़े जाने के बाद उन्हें शक्ति कक्ष में रखा गया और मरने तक काम किया गया। हर महान शक्ति ऐसी होती है, इसलिए सबसे अच्छा है कि आसानी से न पकड़ा जाए, अन्यथा अंतिम परिणाम बहुत दुखद होगा। ये लोग इतने खराब नहीं हैं। उनमें से कुछ को खनन, जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए अत्यंत खतरनाक स्थानों पर सौंपा जाएगा। उस तरह की जीवन या मृत्यु की स्थिति यहाँ के लोगों से भी अधिक दयनीय है। शेंतू का चेहरा अफसोस से भरा हुआ था। लगभग पहले ऐसी चीज का अनुभव किया था जिससे त्रिपाठी जीवप्ती शब्दहीन हो गए। थोड़ी देर तक बोलने के बाद शेंतू ने सहानुभूतिपूर्वक त्रिपाठी जीवप्ती को देखने के लिए रुक किया। लेकिन सबसे दुखद तुम हो, तुमने वास्तव में बिया नाम की उस महिला की नजर पकड़ ली। हा हा हा। शेंतू खुशी से हंसे, त्रिपाठी जीवप्ती को शब्दहीन छोड़कर। त्रिपाठी जीवप्ती ने शेंतू के साथ एक समझौता किया है ताकि शक्ति कक्ष से भागने का रास्ता खोजा जा सके। बैंगनी सितारा की वास्तविक योजनाएं क्या हैं और तलवार साल की दो महिलाएं क्यों इतनी महत्वपूर्ण हैं?